तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल यूनिक टॉक्स में। तो आज अपन बात करेंगे डिसिप्लिन की, स्ट्रेंथ की और अपना खुद का बेटर वर्जन कैसे बने। और बेटर वर्जन बनने के लिए अपन को एक बेटर ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। तो आज हमारे साथ है एक बेटर ट्रेनर और एक बढ़िया फिटनेस ट्रेनर आनंद भाई। तो कैसे हो आनंद भाई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ठीक हूँ। मैं सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का और यूनिक टॉक्स का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे को इस लायक समझा और यहाँ पर बैठ करके मेरे साथ में जो भी मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है उसको साझा करने के लिए आपने मेरे को चुना। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपकी जर्नी की। तो आपकी जर्नी में जैसे आपने स्टार्ट कब से करा, आपने क्यों जिम का चुना, आपने फिर अभी मैंने सुना है आपने एक अपनी खुद की जिम भी ओपन करी है जी और जहाँ बिल्कुल अपना बिल्कुल। वीडियो भी शूट हो रहा है ये। जी हाँ, तो इसके बारे में आप मेरे को कुछ बताओ। जी, दरअसल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि शुरुआत कैसे किया मैंने। मैं काफ़ी स्किनी हुआ करता था, हम्म। तो कोई भी ड्रेस पहनता था, कोई भी कपड़े पहनता था, अजीब लगते थे। एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि क्या मैं ये कुछ कर सकता हूँ या मैं भी अच्छा लग सकता हूँ। एक कहीं पर भी अपन बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो सबके बीच में थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता था। हाँ हाँ। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सबके सामने मैं थोड़ा शाई फील करता था। या मान लीजिए आपकी मैं थोड़ा नर्वस रहता था कि मैं सबसे बेटर लग पा रहा हूँ, नहीं लग पा रहा हूँ, या सबके बराबर लग पा रहा हूँ, नहीं लग पा रहा हूँ। सो फिर लाइफ में सबसे टाइम टू बी ऑनेस्ट मैं कहना चाहूँ आपको, तो मेरी बड़ी वाली बुआ जी के लड़के हैं, हाँ हाँ। आशीष गारू। हाँ हाँ। उन्होंने मेरे को सबसे पहले लाइफ में मोटिवेट किया था जिम के लिए। हम्म। उन्होंने मेरे को कहा था कि भाई आप जिम जाओ, हम्म। अपनी फिजिक तैयार करो, अपने आप को अच्छा करो, बेटर करो। देन उसके बाद में मेरी ये जो फिटनेस जर्नी है ये स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैंने जो जर्नी स्टार्ट करी थी, ऑलमोस्ट आज मान लीजिए अब आज के 6 साल पहले स्टार्ट करा था मैंने। हाँ हाँ। फिर इसके बाद में जब स्टार्ट करा था मैंने, तो इतना नॉलेज कुछ था नहीं मेरे पास में। जिस जिम में स्टार्ट करा था वहां पे रोज जाता था, करता था, फिर बीच में छोड़ देता था, फिर करता था, फिर छोड़ देता था। कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी मेरी। तो उसको लेकर के मैं काफी रहता था कि बॉडी बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। एक्चुअल में क्या होता है कि अपन 3 महीने में, 4 महीने में बहुत जल्दी रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं। हाँ हाँ। अपन चाहते हैं कि जो भी बिगिनर्स बच्चा रहता है उसका पहला क्वेश्चन यही रहता है कि भैया मैं जिम आया हूँ, 3 महीने में मेरी बॉडी बन हाँ, कितनी जाएगी, बॉडी बन जाएगी? 4 महीने में बन जाएगी, भैया आप जैसी बॉडी कब तक बन जाएगी। हाँ हाँ। अब फिर मैं ये चीज सोचता हूँ कि जो नए बच्चे हैं इनको क्या मैं डीमोटिवेट करूँ कि नहीं बनेगी इतनी जल्दी, या इनको मैं झूठ बोलूँ हाँ हाँ। कि आपके 3 महीने में बॉडी बन जाएगी। हाँ हाँ। ये काफी चीजें थी। फिर मैंने धीरे 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 कंसिस्टेंसी स्टार्ट करी, मेरा वर्कआउट स्टार्ट करा। उसके साथ साथ थोड़ा 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 नॉलेज होने लगा। फिर उसके बाद में मैंने जो मेरा पुराना वाला जिम था, हाँ हाँ। फिर उसमें मैंने ट्रेनिंग चालू करी स्टार्टिंग में। आप मानेंगे नहीं, जब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग चालू करी थी तो मेरा टाइमिंग सेम वही रहता था, 5 to 10 का मॉर्निंग का, एंड देन इवनिंग का रहता था 5 to 9 का पीएम में रहता था ये। बट सैलरी जो मेरे को मिलती थी, वो जो मेरी लाइफ की पहली सैलरी थी मेरी फिटनेस जर्नी में, वो 800 रुपीज थी। 800 रुपए से मैंने चालू करा था इसको। और फिर करते 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 मैं 6000 पे पहुंचा। फिर धीरे 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 मैंने जिम को ठेके में लिया। फिर उसके बाद में उसको चलाना स्टार्ट करा। धीरे 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 करता गया, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। तो फिर सोचा क्यों ना अब अपन खुद का ही एक जिम स्टूडियो, हाँ हाँ हाँ। जिम एक ऐसा करे कि जो मैं चाहता हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए जिम के अंदर, या क्या प्रीमियम टी होनी चाहिए, या लड़कों को क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने एक सपना देखा खुद का एक जिम खोलने का, और फिर इधर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जिम खोलने की। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है जी आपकी। जी जी बिल्कुल। मेरे को आप ये बताओ कि जो आप पहले जिस जिम में आप वो करते थे ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग में जैसे कि आपको कोच थे वहां पर, या फिर आपने बाहर से कहीं कहीं से करी? नहीं नहीं नहीं, जब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम वर्कआउट चालू करा था तो वहां पर कोच थे। काफी कोचों से मिला मैं, अलग 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 काफी कोचों से टकराया मैं। ये भैया मेरी बॉडी बना देंगे, ये भैया मेरी बॉडी बना देंगे, ये भैया तो मेरी बना के ही जाएंगे बॉडी। काफी कोचेस से मिला, उनकी
फीस ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं करता था, करता हूँ और करता रहूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बनाई नहीं बनाई, क्या पता कुछ कमी मेरे में हो सकती है जो उन्होंने डाइट लिख के दी मैं वो फॉलो नहीं कर पाया, या कुछ ना कुछ एक जो अपन बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन में कमी रहती है। हमेशा कोई भी एथलीट हो, जब तक वो कोच पे सवाल उठाने से पहले खुद के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा, मैं नहीं मानता हूँ कि वो एक अच्छा एथलीट बन सकता है या एक अच्छा फिटनेस मॉडल बन सकता है, या वो अपनी बॉडी में या जो भी अपना गोल उसमें वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि वो सबसे पहले जो भी एथलीट है, जो भी स्टूडेंट है, उसको अपनी कमी देखना चाहिए कि मेरे में क्या कमी है कि मैं वो गोल अचीव नहीं कर पा रहा हूँ या मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। क्या कोऑर्डिनेशन में कमी आ रही है, क्या डाइट सही नहीं है, क्या वर्कआउट सही नहीं है, क्या प्लान कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस प्लान में प्रॉब्लम आ रही है। जो कैलोरी डेफिशिएंट है, जो मेरे गुरुजी, सर, टीचर, कोच भैया जिन्होंने लिख करके दी है, क्या मैं उतनी ले रहा हूँ? जिस कंसिस्टेंसी के साथ में मेरे को वर्कआउट करने के लिए बोला है, जितने नंबर ऑफ सेट रैप बोले हैं, सेट लगाने के लिए बोले हैं, मैं उतने कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत सारी चीजें होती है कि एक पूरा इसका अगर अपन ध्यान में रख के करें तो अपन इसको काफी अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो मेरे को एक बताओ, जब मैं आपसे बात कर रहा था एक बार जिम में जी। तो आपने मेरे को बोला था कि भाई अपनी सिटी में लोग जिम की फीस देने में थोड़ा ऐसे होते हैं कि फीस ज्यादा है, हाँ, ये हाँ, है हाँ, वो है। और बिल्कुल फिर आपने मेरे को ये भी बताया था कि मैंने तो पर डे की फीस दे के भी बाहर ट्रेनिंग करी है, बिल्कुल तो उसके बिल्कुल बारे में मेरे बिल्कुल को कुछ बिल्कुल बताओ आप। बिल्कुल। एक्चुअल में क्या होता है कि अपन, मेरा ये मानना है, जहां तक मेरा ये मानना है, अब जिम दुनिया का एक सबसे एक्सपेंसिव गेम है, ठीक है। अपन बाहर जाते हैं किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी चीज मान लीजिए, चाहे अपन शॉपिंग कर रहे हैं कुछ खा रहे हैं या एक एसेसरीज ले रहे, फोन ले रहे हैं अपना, है ना, या अपन किसी भी चीज में अपना जिसमें अपनी रुचि है उसमें अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे अपन पैसों को नहीं देखते हैं। 500 लग रहे, 1000 लग रहे, 10,000 लग रहे। अपन एक फोन भी खरीदते हैं तो अपन 1.5 लाख का, 1-1 लाख का, लोग 25,000 30,000 मान लीजिए, जिसका जैसा होता है वो अपने अकॉर्डिंग एक फोन लेता है, तो एक तरीके का शौक हो गया। तो जिम, तो मेरा ये मानना है जिम शौक से बढ़ करके अपने शरीर के लिए है, बॉडी के लिए। कि इसके अंदर ये आपका एक तरीके से जिम नहीं है, ये आपका एक तरीके से, मेरा ये मानना है कि आपका एक तरीके से मेडिटेशन है ना। आपके पूरे बॉडी का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या चेंजिंग आ रहे हैं, ठीक है, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो होता क्या है कि अपन बाहर जाते हैं जब, तब अपन किसी भी चीज में नेगोशिएट नहीं करते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ठीक है। बट अब जब अपन जिम की फीस देने की बारी आती है तो भैया फीस ज्यादा तो नहीं है, भैया ये ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फीस ज्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आपके कोच है, गुरु है, टीचर है, उन्होंने मान लीजिए फीस कम कर भी दी, तो फिर प्रॉब्लम आती है, कॉस्ट कटिंग होती है, तो फिर प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। भैया एसी नहीं चल रहा है, भैया क्लीनिंग नहीं हो रही है, भैया पानी गर्म नहीं आ रहा है, भैया पानी ठंडा नहीं आ रहा है, भैया आज कोच क्यों नहीं आया। तो जब आपके जो जिम के ओनर हैं उन्होंने कोई भी अपना सेगमेंट रखा है, तो उनके भी काफी सारे एक्सपेंस होते हैं। मान लीजिए अगर वो रेंट पर है जगह, तो उनका रेंट भी आता होगा, ठीक है। विंटर है तो गर्म पानी भी चाहिए उनको, ठीक है। अगर समर है तो उनको एसी भी चाहिए, बिल्कुल। इन सब चीजों को साइड में रख करके जो मेन मेरा ये मानना है, उनको एक ट्रेनर चाहिए जिसमें अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, किसकी बॉडी कैसी है, किसकी बॉडी में क्या वर्कआउट करवाना है, कैसा चेंजिंग करवाना है, वो होना जरूरी है। तो जो जिम के ऑनर्स हैं, तो वो अगर फीस प्रॉपर नहीं आएगी या अगर सही तरीके से वो फीस को नहीं कर ले पाएंगे, अगर कम कर करके लेंगे, तो वो अपना एक्सपेंस, अपना खर्चा कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, अगर वो अपना खर्चा नहीं निकाल पाएंगे तो फिर वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, वो कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैं 2 रुपए इसमें बचा लेता हूँ, मैं ये पैसे इसमें बचा लेता हूँ, मैं ये पैसे इसमें बचा लेता हूँ, फिर फीस में पैसे बचाने लगेंगे
तो फिर आपका जिम के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा Question कि mark आ जाएगा। उस जिम के अंदर तो कुछ ना कुछ कमी सही है। बात है। उस जिम में तो ऐसे नहीं चलता है, उस जिम में ठंडा पानी नहीं आता है, उस जिम में गर्म पानी नहीं आता है। अरे सबसे बड़ी बात, उस जिम में तो अच्छा कोच है ही नहीं। वो फैसिलिटी भी चाहिए और उनको फिर फीस भी कम देनी है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप जिम में आ रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको अपनी हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सही करना बात चाहिए। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से ये नहीं बोलते कि आपकी 1100 रुपए फीस है तो 1100 आप फीस है, 800 रुपए ले कम लो या ले लो। 700 रुपए ले लो, है ना। सही बात है। तो उनको भी अपन प्रॉपर देते हैं। तो जो आपके गुरु हैं, टीचर हैं, वो भी एक तरीके से आपके लिए डॉक्टर ही है डॉक्टर ही है। कि आपकी हेल्थ को बेटर करने में वो काफी हद तक आपकी मदद करते हैं। सही बात। ऐसा मेरा मानना है। तो काफी इस चीज को लेकर के काफी मेरे को भी ये चीजें फेस करनी पड़ती है कि भैया फीस बहुत ज्यादा है, फीस ज्यादा है। सही। भैया ये चीजें करो, भैया वो चीजें करो। तो काफी ये चीजें हैं, ये तो एक आम सा वो बन चुका है लोगों के लिए कि भैया फीस बहुत ज्यादा है। बट सबके लिए नहीं, कुछ 100 में से 20-30% आप उठा के देख लीजिए। बाकी जो 70% जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनका सबसे पहला यही रहता है कि हमारे को बढ़िया फैसिलिटी चाहिए, कोच टाइम पर चाहिए, क्लीनिंग बढ़िया चाहिए, जो आपके बताने वाले हैं वो हमारे को प्रॉपर तरीके से आकर के समझा करके जाने चाहिए कि हम जिस बॉडी पार्ट का वर्कआउट कर रहे हैं तो उसी बॉडी पार्ट पे प्रेशर आ रहा है। इस चीजों को काफी डिमांड करते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो जिनको सिर्फ फीस से मतलब होता है, और कुछ कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ अपने प्रॉपर वर्कआउट से जो भी अपने को एम्बिशन मिल रहा है उससे मतलब होता है कि हमारे को प्रॉपर सुविधा चाहिए। सही बात है जी। मेरे को एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने अपनी खुद की जिम ओपन करी जी तो एक फिटनेस ट्रेनर का ये सपना होता है कि मेरे को खुद की जिम जी ओपन करनी है। तो जब आपके मन में ऐसा पहली बार आया कि मेरे को मेरी जिम ओपन करनी है, या फिर जब आपने अपना इस जिम का काम स्टार्ट कराया, जी। तो अंदर दिल में क्या चल रहा था आपके? देखिए मैं अगर उस फेज को स्टार्ट करता हूँ तो एक टाइम तो लगा था मेरे को इम्पॉसिबल है, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक टाइम तो मेरे को लगा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सोचा था मैंने कि हाँ 15 लाख रुपए में जिम खुल जाएगा। हाँ। फिर और ज्यादा घुसता गया कि नहीं अच्छे से खोलना है तो 20-25, फिर वो क्या जब जैसे जैसे पेमेंट बढ़ता गया तो क्या होप कम होती गई मेरी। मेरे को लगा कि यार नहीं हो पाएगा, 25 से 30 पे पहुंच गया, 30 से 35 पे पहुंच गया, तो मेरे को लगा यार अब नहीं हो पाएगा ये अपने से। उस टाइम पे मेरी बैकबोन बन के जो शख्स खड़े हुए थे उसके अंदर मेरी फैमिली, ईओ साहब महेंद्र सिंह जी और आयुष भैया जी। हाँ, जो आपके साथ ट्रेनिंग बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, जो मेरे साथ में ट्रेनिंग करते हैं, आयुष भैया, सजल भैया, दीपू भैया, अर्जुन भैया, ये लोग मेरी बैकबोन बन के काफी मतलब काफी हद तक खड़े हुए थे ये लोग मेरी बैकबोन बन के। और जो सबसे ज्यादा अहम रोल रहा है इस जर्नी के अंदर मेरे को इस लेवल पे पहुंचाने का, तो मैं तो भगवान से पहले दो जनों का मानता हूँ, एक तो ईओ साहब का और एक आयुष भैया का। इन्होंने मतलब हमेशा मेरे को लाइफ में कभी भी कोई चीज लगती थी यार इधर परेशान हो रहा हूँ, या लग रहा है मेरे को कि मेरे से नहीं होगा, फोन करता था मैंने, सर लग रहा नहीं है मेरे से होगा। सर एक ही चीज बोलते थे, अरे होगा, आप श्याम बाबा पे विश्वास रखो और होगा, आप करते रहो, और देख लीजिए रिजल्ट आज आपके सामने ही है। तो लाइफ में मेरा ये मानना है कि आपके साथ में परिवार के साथ साथ ऐसे दोस्त होना जरूरी है कि जब आपको लगे कि आप नहीं कर सकते हो तो वो आपको बोले कि नहीं आपसे होगा और आप इतना बेटर कर सकते हो उस चीज को। मेरे को खुद को ही यकीन नहीं था कि मैं इतना बेटर कर सकता हूँ या मैं कर पाऊंगा, बट ये उनका हौसला था या उनका कॉन्फिडेंस ऐसा था मेरे को लेकर के कि उनको लगता था कि मैं कर सकता हूँ। काफी फेक सप्लीमेंट्स मिले मेरे को, उनको लिया मैंने, तो उनसे मेरी बॉडी में काफी हेल्थ इश्यूज आए मेरे को। तो उसके कारण से काफी कॉम्प्लिकेशन झेलनी पड़ी मेरे को, काफी सबसे बड़ी बात मेरे को जिम से दूर होना पड़ा 6-7 महीनों के लिए। ऐसा मतलब कोई इंजरी वगैरह? बहुत इंजरी नहीं कह सकते, बट इंटरनल बॉडी के अंदर काफी डैमेज हुआ था सप्लीमेंट्स के लिए। जी। तो फिर जब मैंने जिम से मैं दूर हुआ, जब काफी चीजें मैंने रेगुलर करते करते रियलाइज करी, तो एक चीज सीखी है कि कभी भी सो कॉल्ड गुरुजी या भैया जो बोल रहे हैं उनके कहने पर आप जल्दी से
कोई भी सप्लीमेंट प्रोटीन वगैरह ये मतलब पहले आप सही उसके बात लिए है। रिसर्च करिए कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, हम्म। ये जेन्युइन है या नहीं है, ये ओरिजिनल है या नहीं है, या ये अपन इस काबिल है या नहीं है कि अपने को लेना चाहिए। सही बात तो है। ये काफी चीजें मेरे को सीखने को मिली है कि कब क्या चीजें लेनी चाहिए, कब क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो उस चीज से मैंने एक सीख ये करी थी भैया कि लाइफ के अंदर कभी भी मैं किस भी लेवल पे पहुंच जाऊं, किसी भी लेवल पे मैं पहुंच जाऊं, बट मैं हमेशा अगर मैं सप्लीमेंट बेचूं या ना बेचूं, हमेशा जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, जो भी मेरे बच्चे हैं, उनको मैं एक ही कोशिश करूंगा कि ओरिजिनल की तरफ ओरिजिनल। जाइए आप, हाँ सही कॉपी की बात। तरफ ना जाइए। क्या होता है कि कॉपी में लोग 1,500 रुपए बचाने के चक्कर में, ज्यादा नहीं 1,500 रुपए बचाने के चक्कर में लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करने सही लग बात जाते हैं। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मैंने झेली है खुद, तो उससे काफी कुछ सीखा है मैंने। ये आप कह सकते हैं लाइफ का एक डार्क मूवमेंट था या मूड था मेरे लिए, जब मेरे को इतनी क्रिटिकल इंजरी हुई थी। जो भी मेरे स्टमक में प्रॉब्लम हुई थी, तो मेरा अजमेर में डॉक्टर है MP शर्मा, उधर से मेरा काफी ट्रीटमेंट चला था। देन उसके बाद में मैं काफी रिकवर हुआ था। फिर उस रिकवरी के बाद में अब मैं इंजर्ड हुआ तो घर वाले डरने लग गए, अरे जिम जाने से ही जिम होता है। जाने से। हाँ। प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम पे जो पेरेंट्स हैं वो डरते क्यों हैं? वो इसलिए डरते हैं कि जिम में जाते ही जो आपके गुरुजी हैं, ट्रेनर्स हैं, भैया हैं, ये आपको जाते ही बोलेंगे ये लो आप, इससे आपकी बॉडी बनेगी। ठीक है, तो पेरेंट्स डरने लग जाते हैं कि अरे ये पाउडर खाएगा, हाँ ये खाएगा तो इससे कुछ हो नहीं जाए। पर मेरा मानना है कि उनका डरना भी सही है। सही बात। इसलिए आप देखोगे कि काफी बच्चे जो हैं, उनके गार्जियन जो है काफी जिम में नहीं भेजते। सही बात। जिम में नहीं भेजते कि नहीं, क्या करोगे आप जिम जाके, अच्छा घर पर खाओ, इधर ही बॉडी बनाओ, घर जिम जाके क्या करोगे। काफी बच्चे आते हैं मेरे को बोलते हैं सर घर वाले जिम नहीं आने देते हैं। फिर मैं उनसे बात करता हूँ, उनको सजेस्ट करता हूँ, उनको समझाता हूँ, एटलीस्ट उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बच्चे के साथ में, आपके बच्चे के शरीर के साथ में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी, या ऐसी कोई भी चीज मैं नहीं डालूंगा जिससे आपके बच्चे को अभी या आने वाले इन फ्यूचर में जिम से रिलेटेड बच्चे को परेशान होना पड़े, उसको कोई प्रॉब्लम है। सही बात। ये ट्रस्ट कर जी, अपन को बिल्कुल। करवाना चाहिए पेरेंट्स को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो आपने चीजें बोली सप्लीमेंट्स की, जी। या फिर आपने बोला इंजरी का, या फिर आपने ये भी बोला कि आपके घर वालों को भी लगने लग गया कि जिम की वजह से ये चीजें हो रही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कुछ जो फेमस एक्टर्स है अपने इंडिया में, जी और इंटरनेशनल्स भी है, जी और जो फिटनेस ट्रेनर भी है, और एकदम फिट, और पूरा उनकी जो आप देखोगे दिन दिन में वो प्रॉपर डाइट्स ले रहे हैं, प्रॉपर वो वर्कआउट कर रहे हैं, जी। बट फिर भी ये चीज आपने भी सुनी होगी कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है। जैसे बिल्कुल सिद्धार्थ बिल्कुल शुक्ला बिल्कुल अपने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो जी। लोग ऐसे सोचते हैं कि ये मतलब लोगों के मन में मिथ आ गया एक कि भाई जिम करने से जिम जाने से हार्ट अटैक आता है। अटैक आ इसके रहा बारे में मेरे को आप बताओ कुछ। है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक बहुत ही डीप है, अगर अपन इसमें जितना डीप जाना चाहे उतना डीप जा सकते हैं अपन इसके अंदर। कि कई बार क्या होता है कि अपन ने नाइट में क्या पार्टी करी, हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि नाइट में क्या पार्टी करी है अपन ने, सही बात। एंड देन उसके साथ में अपन ने नाइट के अंदर पार्टी में क्या क्या कंज्यूम करा है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, अपनी बॉडी कैपेबल है या नहीं कि अपन, मान लीजिए अपन लेट नाइट तक पार्टी कर रहे हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में जाकर के अपन अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। सही बात है। क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके इंटरनल ऑर्गन को भी तो वापस प्रिपेयर होना पड़ेगा ना, हाँ हाँ सही बात। इतना वर्कआउट करने के लिए। बट सेकंड थिंग क्या होती है कि काफी ट्रेनर्स को मैंने देखा है कि एक मिथ है अपने कि जिसके बड़े बाइसेप्स होते हैं वो ट्रेनर होता हाँ है। हाँ ये है। एक ये मानना है कि जिसके बड़े बाइसेप्स होते हैं वो ट्रेनर होता है। ट्रेंड होता है। ठीक है, जिसके पास नॉलेज है वो कुछ भी नहीं है। सही बात। जिसके बड़े बाइसेप्स, ओहो भैया को नॉलेज है, भैया अपनी बॉडी बनवा देंगे। क्या होता है कि कई ट्रेनर्स को मैंने देखा है, कोई भी जिम में क्लाइंट्स आते हैं, अब हेवी वेट के आ रहे हैं, तो उनका क्या पहला मिथ है सिर्फ कार्डियो कराने से वेट लॉस हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ कार्डियो कराने से आपका वेट लॉस नहीं वेट होगा, लॉस नहीं होगा। आपको वेट ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार आपने जो मेरे से क्वेश्चन करा था कि जो ये हार्ट अटैक आता है, वो हार्ट अटैक को अपन कार्डियो अरेस्ट भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, जो अचानक से होता है। तो जो ये होता है वो क्यों होता है, इसके काफी सारे पॉइंट हैं। आप कभी भी अपने जिम के अंदर जो भी आपके मेंबर्स आ रहे हैं, अगर आपने उनके बारे में अच्छे से नहीं जाना, हाँ हाँ। उनके बारे में आपने अच्छे से स्कैनिंग नहीं करी,
उनका आपने डेली रूटीन नहीं जाना। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि आपने उनका हेल्थ इश्यूज पूछा या नहीं पूछा, उनके हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बीपी है, या मान लीजिए काफी गर्ल्स के काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, या उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अगर जब तक अपन उनका पूरा जेन्युइनली चेकअप नहीं करेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे कि आप डॉक्टर से पूछ करके आए या नहीं आए कि अपन जिम जाने के लिए फिट हैं या नहीं है, अगर फिट नहीं है फिर भी डॉक्टर ने बोला कि आप जिम जाइए, जिम जाने से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, बट अपन उनको जिम में आने के बाद में क्या उस तरीके से वर्कआउट करा रहे हैं। अभी मैं काफी टाइम तक देखता हूँ कि मैं जब अपने जिम का काम चला था, मैं काफी जगह कई बार वर्कआउट करने जाता था, मैं देखता था कोई भी मोटे शरीर का पर्सन हो तो उसको वेट लॉस कराने के लिए कार्डियो करा रहे हैं, दनादन एक्सरसाइज करा रहे हैं, कभी माउंटेन क्लाइंबिंग करा रहे हैं, कभी स्टेपिंग करा रहे हैं, कभी ये करा रहे हैं। मैं कई बार उनका फेस देखता था। कभी भी आप नोटिस करना, जब हेवी वेट का जो भी पर्सन रहेगा, आप उसका फेस देखना, उसकी इंटेंसिटी नहीं है इतनी करने की, उसका हार्ट जो है, आपका जो हार्ट है जो 72 बार धड़कता है, वो एक साथ डबल चला जाएगा। कार्डियो में होता है वो, बट वो उससे ऊपर चले जाता है, उससे ऊपर जाने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे आपको ये प्रॉब्लम होने के अधिक से अधिक चांसेस रहते हैं। वही बात है, नॉलेज की कमी का बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये काफी नॉलेज इस पावर बोला जाता है कि अगर आप अपने क्लाइंट के साथ में उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन करे बिना अगर आप कुछ भी करा रहे हैं, तो मेरी नजर में वो गलत है। सही बात है कि उनको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, अगर वो फैट लॉस के लिए आए तो आप उनकी जर्नी स्टार्ट करिए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए। सही बात है। उनका एक शेड्यूल बनाइए कि उनकी बॉडी कितना झेल पा रही है। सही बात। अब मान लीजिए कि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई आकर के ये इतना करें, लेकिन वो उतना नहीं कर पा रहे, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी बॉडी हैबिचुअल नहीं उस चीज के लिए। सही बात है। तो उसमें क्या है कि आप उनकी बॉडी को उस लेवल पर ले जाने के लिए उनको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप कराइए, उनके वर्कआउट में चेंजिंग कराइए, उनको कंफर्ट भी फील होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जिम आते ही मेरे साथ में तो ऐसा कुछ वो एक कहते हैं अपन की टॉर्चर टाइप होने लग गया, वो अभी नहीं होना चाहिए। आपका क्लाइंट है जो कंफर्टेबल भी फील करना चाहिए, उसका माइंड भी फ्रेश रहना चाहिए, और वो जिम में आकर के आपसे डीमोटिवेट नहीं होकर के, आपसे टॉर्चर नहीं होकर के, खुश होकर के जाना चाहिए कि आज हमारे ट्रेनर ने इतना वर्कआउट कराया, ये बेस्ट था, कल और अच्छा कराएंगे, और आने वाले टाइम में जो मेरा गोल है उसको अचीव करने में अपनी काफी मदद करेंगे। सही बात है जी। तो ये तो रही देखो अभी तक की आपकी जर्नी जी, आगे की जर्नी भी अपन देखेंगे आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे भी और पॉडकास्ट शूट करेंगे बिल्कुल। बट इसमें मेरे को आप ये बताओ जैसे कि सब ये चीज सोचते हैं कि जो अपने ट्रेनर्स होते हैं वो तो अलग डाइट फॉलो करते होंगे, या फिर जो बिगनर्स होते हैं उनको वो बताते नहीं है। किसी किसी के मिथ होता है कि ये ट्रेनर है, इनकी बॉडी अच्छी बन गई, ये तो हमें तो अपनी वाली डाइट या फिर अपना जो डेली रूटीन होगा वो तो नहीं बताएंगे, है ना। तो आप अपना डेली रूटीन आज सबके सामने बताओ, आपका डेली रूटीन क्या है। देखिए, पहले तो आपने जो ट्रेनर्स की और बिगिनर्स बच्चों की डाइट के बारे में बोला है, मैं वो एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है कि जो आपके गुरु हैं, ट्रेनर हैं, वो काफी समय दिया है उन्होंने। सही बात है। काफी दिन दिए हैं, काफी रातें दी है, काफी सुबह दी है, काफी मेहनत करी है, काफी उन्होंने पैसा खर्च करा है। सही बात। और काफी उन्होंने इंजरियां झेली है, ठीक है, जब आज वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। सेकंड थिंग, वो क्या डाइट लेते हैं, वो जिस लेवल की डाइट लेते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि वो उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। सही बात है। अब मान लीजिए कोई बिगिनर बच्चा आ रहा है, अगर मैं उसको 3 स्कूप प्रोटीन के बोल देता हूँ, या उसको मैं अगर वो वेजिटेरियन है तो मैं उसको बोल देता हूँ कि आप मिक्स स्प्राउट्स हो गए, काफी मिक्स दालें हो गई, ये आप खाइए, 100 ग्राम खाइए, 200 ग्राम खाइए, है ना, 300 ग्राम खाइए, क्योंकि आप तो नेचुरल सॉरी आप तो वेजिटेरियन है, तो वो उनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। सही बात है। या मान लीजिए अगर मैं किसी को जो नॉन वेजिटेरियन है, मैं उनको बोल देता हूँ कि आप चिकन खाइए, एग्स खाइए, और हद से ज्यादा खाइए, तो वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो एक सबका एक पैरामीटर होता है, जो बिगिनर्स है उनका पैरामीटर अलग होता है, जो इंटरमीडिएट है उनका पैरामीटर अलग होता है, और जो एडवांस है उनका पैरामीटर अलग होता है कि किसको कैसे डाइट लेनी है, वो डाइट कैसे डाइजेस्ट करेंगे, और उसके साथ में उनका वर्कआउट परफॉर्म कैसे करते हैं, वो ये काफी चीजें मैटर करती है। तो
इस चीज का एक मिथ ही है कि हाँ भैया अलग डाइट लेते हाँ, हैं, हाँ, हमारे सही गुरुजी अलग डाइट लेते हैं और हमारे को नहीं बताते हैं। बताते। आपको जो डाइट उन्होंने बताई है वो आपके लिए अभी के हिसाब से बेस्ट सही है। है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आगे वैसे वैसे आपकी डाइट चेंज जी होते जी जाएगा, जी सही है। आपकी डाइट भी आगे हाँ, बढ़ती तो जाएगी। इसमें आपका रूटीन बताओ आप कि आपका सुबह से लेके जब जी आप नाइट में सोते हो जी वहाँ तब का आपका क्या रूटीन रहता है सुबह से? जी ऐसा कुछ खास तो नहीं रहता है। नहीं, वैसे मैंने सुना है कि जो ट्रेनर्स होते हैं जो हाँ 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 फिटनेस को रखते हैं जी 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 वो अपने खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है अपनी लाइफ के अंदर। आप सिर्फ जिम आकर के ही बॉडी नहीं बना सकते। सही बात है। अगर जब तक आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं हम्म तो आप जिम आकर के बॉडी नहीं बना सकते हैं। हम्म अब मेरा रूटीन ये है कि मैं वो लगभग 3:30 बजे सुबह उठ जाता हूँ, हम्म रेडी होकर के पूजा पाठ करके जिम आता हूँ। हम्म सबसे पहले रेडी होने के बाद में मैं एक मेरी प्री वर्कआउट मील होती है, हम्म कुछ कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होता है, वो लोड करके फिर मैं जिम आता हूँ। फिर मैं पूरे मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहते हैं उनको वर्कआउट कराता सही हूँ। बात है। देन उनको वर्कआउट कराने के बाद में सब सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर जैसे लगता है कि अब मेरा टाइम हो गया वर्कआउट करने का, फिर मैं मेरा वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। फिर वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद में जो मोस्ट आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं तो आप मेरा ये मानना है कि आप दो चीजें कभी मिस मत करिए। एक तो आपका जो पोस्ट वर्कआउट मील है मॉर्निंग के हाँ। वो, एंड देन आपका ब्रेकफास्ट। हम्म ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप कभी भी अपना एक तो पोस्ट वर्कआउट मील और एक आपका जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है इसको कभी आपको मिस करना ही नहीं है। ठीक है, ये आपको लेनी ही लेनी है। देन उसके बाद में फिर मैं घर जाता हूँ। घर जा करके नेक्स्ट मील होती है मेरी, और नेक्स्ट मील लेकर के फिर जैसे अभी मेरे एग्जाम भी आते हैं काफी, मैं गवर्नमेंट की भी तैयारी करता हूँ, अच्छा। गवर्नमेंट जॉब वगैरह की भी। तो उसकी अगर थोड़ा बॉडी में स्ट्रेंथ रहती है तो स्टडी वगैरह कर लेता हूँ, और नहीं होती है तो मैं रेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना भी सही बहुत ज्यादा बात है। जरूरी है। रेस्ट देता हूँ। फिर मैं लगभग आप मान लीजिए 3 बजे उठ जाता हूँ। फिर एक मेरी मील रहती है जो मिड मील लेता हूँ मैं। वो मिड मील लेने के बाद में मैं फिर जिम आता हूँ। जिम से मैं आपको बता दूं कि मैं टेगो डिफेंस एकेडमी में फिजिकल कोच भी हूँ। अच्छा अच्छा, आपने जी कुचामन में? जी, कुचामन के अंदर मैं टेगो डिफेंस एकेडमी में फिजिकल कोच भी हूँ। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, आपके आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, और आपके काफी जगह हैं, काफी जगह, काफी अलग अलग सेक्टर है जिसके अंदर मैंने फिजिकल में बच्चों को पास कराया, जो आज वो बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। जी, तो फिर मैं डिफेंस जाता हूँ। डिफेंस में मैं क्लास लेता हूँ 1.5 घंटा। फिर उधर से क्लास लेके फिर जिम में आकर के वही सबको डेली रूटीन, सबको वर्कआउट कराना। काफी किसी के कॉम्प्लेशंस आए, किसी की प्रॉब्लम आए, किसी के सवाल जवाब, किसी की डाइट लिखना, सही ये बात। काफी सारी चीजें करके फिर ये नॉर्मल रूटीन रहता है। फिर रात में 10 साढ़े 10 बजे घर जा करके वही मील लेना, फिर रेस्ट, एंड देन नेक्स्ट डे से वही साइकिल चालू हो जाती है वापस से। जी तो जैसे ये आप रूटीन अपना फॉलो करते हो जी तो उसमें कौन सी चीजें अवॉइड करते हो आप कि भाई ये चीज या फिर ये चीज मेरे को खानी पीनी नहीं है ये चीज? देखिए, अगर मैं बात करूं कि देखिए मैंने आज तक अभी कोई प्रेप करा नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी मैं प्रेप करने वाला हूँ, और जिनके अंडर में प्रेप करूंगा उनका नाम भी बहुत जल्द मैं बताऊंगा कि हाँ मेरी तैयारी इनके अंडर चल रही है। हाँ। जो मेरे गुरुजी हैं जिनका अंडर मेरी तैयारी चल रही है, और मैं बहुत जल्दी प्रेप करने वाला हूँ। अभी तक मैं प्रेप करा नहीं हूँ कोई भी, अभी तक मैंने कोई भी कंपटीशन फाइट नहीं करा है। मैं चाहता था बहुत टाइम पहले कर सकता था, या कर सकता हूँ अभी भी, बट उन्होंने एक ही चीज बोल रखी कि एक लेवल पे ला करके आपको कराएंगे सही बात। और अच्छे लेवल पे आपको खिलाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि देखिए जो गुरु ने बोल दिया वो मानना पड़ेगा, सही बात। क्योंकि वो हमेशा, गुरु हमेशा अपने स्टूडेंट का भला ही चाहता भला ही है, चाहता है, और सही गुरु बात। हमेशा यही चाहते हैं जो भी आपके टीचर से, कि अपना स्टूडेंट आगे बढ़ता रहे। सही बट बात। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को लगने लग जाता है कि यार गुरुजी नहीं चाहते कि यार हम आगे बढ़े, बट वो अपने लिए बहुत अच्छा सोच के रखते हैं। तो मैं उनपे काफी ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ। तो उन्होंने जिस हिसाब से मेरे को बोल रखा है, मैं मेरा गेम, मेरा जो भी है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। सही बात है। तो अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं जैसा कि मैं क्या चीजें अवॉइड करता हूँ, क्या चीजें खाता हूँ। मान लीजिए अगर मैं प्रेप पर हूँ, अगर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके टाइम पे तो बहुत सारी चीजें मेरे को अवॉइड करनी पड़ती है। काफी चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजें अवॉइड ही करनी पड़ती है।
और अगर मैं नॉन प्रेप हूँ, काफी चीजें देखिए, ये आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन करा है कि क्या होता है इसके अंदर कि गोल के अकॉर्डिंग आपकी डाइट सेट होती है। आप सिर्फ फिट रहना चाहते हैं, आपका गोल है कि सिर्फ मैं फिट रहने आया हूँ, तो आपको एक सामान्य डाइट, सामान्य कैलोरीज लेनी पड़ेगी। सही बात है। अगर आपका गोल है कि मैं फैटी हूँ, मेरे को फैट परसेंटेज कम करना है, तो उसके लिए आपकी डाइट अलग रहेगी। जैसे मेरे को करना है अभी जी थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी डाइट अलग रहेगी। ठीक है, आपको कॉफी भी कम पीनी पड़ेगी। वो तो देखो अब आप सोचो इतनी नाइट में अपन शूट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो फिर चलता ही है ना। चलिए, नहीं फिर अगर आप जब अपन बात ही करें, ये तो चलिए जो का पार्ट था, तो एक बॉडी गोल के अनुसार जो जो आपका गोल है उसके अनुसार अपनी एक डाइट बनती है। तो अभी मान लीजिए मैं सामान्य जीवन जी रहा हूँ, अभी मैं मेरा साइज पर हूँ, साइज में गेन कर रहा हूँ, जो मेरे को गुरुजी ने, मेरे जो टीचर हैं, उन्होंने जो डाइट लिख करके दी है, मैं उसको लेता हूँ और कोशिश करता हूँ मैं कि अवॉइड करूँ। कोशिश यही रहती है मेरी कि उन्होंने जो चीज नहीं लिख करके दी है वो मैं ना खाऊं। जैसे मान लीजिए अभी दिवाली आई थी, तो दिवाली पे काफी सारी मिठाइयाँ थी, तो मेरी मिठाइयाँ नहीं थी, तो मैंने कोशिश करी कि मैं नहीं खा पाऊं। ठीक है, काफी सारी जैसे फास्ट फूड वगैरह हो गया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैं नहीं खाऊं। और भी काफी सारी चीजें हैं जो मेरे को मेरे डाइट शेड्यूल में लिख करके दी गई है, मैं उसी को लेने की कोशिश करता हूँ। अन्यथा मैं किसी दूसरी चीज की तरफ जाने की सोचता भी नहीं हूँ, ट्राई करता हूँ कि मैं जाऊं भी नहीं। जी नहीं, जो जैसे कि नॉर्मल इंसान भी होता है, जैसे कि मैंने सुना है कि भाई शुगर कम खाओ, फास्ट फूड कम खाओ, जी। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए भी ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी चीजें है कि मतलब जो अगर वो फिटनेस में नहीं है अभी, जी तो एक नॉर्मल इंसान के लिए भी बताओ कि भाई ये चीज तो आपको खानी नहीं चाहिए या बहुत कम खानी चाहिए। सर, मेरा मानना है शुगर तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हाँ। अब आप कहेंगे कि भैया अगर मैं शुगर नहीं खाऊंगा तो मेरा तो शुगर लेवल लो हो जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ शुगर खानी नहीं चाहिए, हम्म। है ना। अब आपके वही वाली बात कि शुगर लेवल लो हो जाएगा अगर मैं हाँ। शुगर नहीं खाऊंगा तो। बट अब शुगर में क्या खाइए, नेचुरल शुगर कंज्यूम नेचुरल करिए। शुगर्स। ठीक है, अब जैगरी खाइए, गुड़ खाइए। गुड़ एक ऐसी दवा है, आपके ब्लड को फिल्टर करता है और काफी सारी उसमें बेनिफिट है। आप गुड़ खाइए, गुड़ की चाय पीजिए। अगर आप चाय पीते हैं, चाय भी नहीं पीनी चाहिए, बट अगर आप ग्रीन टी पीते हैं, या काफी अपने गाँव के अंदर होता है कि नहीं चाय नहीं पीते तो हमारी तो सुबह ही नहीं होती, सुबह नहीं होती है ना, तो आप उसमें गुड़ डाल के पीजिए। आपने कई बार देखा होगा कि काफी गाँवों में ढाणियों के अंदर आज भी शक्कर की जगह गुड़ डाला जाता है। डालते हैं ठीक है, तो मेरा ये मानना है शुगर तो जहर है आपके लिए, शुगर तो खानी ही नहीं चाहिए, जितना हो सके शुगर को अवॉइड करना चाहिए। और फास्ट फूड, जहाँ तक मेरा मानना है, ये इतना अनहाइजेनिक हो चुका है अपने इंडिया के अंदर, इतना अनहाइजेनिक हो चुका है अपने इंडिया के अंदर फास्ट फूड, कि वो रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं कि वाओ कितना अच्छा है, अच्छा है। लेकिन अगर अपन कैलोरीज देखेंगे, उसका बनाने का तरीका देखेंगे, तो मेरे हिसाब से ये भी जहर ही एक तरीके से। जी बिल्कुल, आप अगर आपको खाना है तो घर में अपने माताजी को बोलिए, मम्मी को बोलिए, कुछ भी अच्छा हल्का फुल्का दाल हो गई, चावल हो गई, ये बना करके देवें। बढ़िया, मम्मी बहुत अच्छा खाना बना करके देती हैं, वो खाएंगे। मान लीजिए आपको कुछ अच्छी वेजिटेबल्स खाने का मन है, तो उनको बोलिए वो अच्छा वेजिटेबल्स में कुछ बना करके देंगे आपको। ठीक है, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए जहां तक मेरा, क्योंकि जितने भी फास्ट फूड वाले रिफाइंड ऑयल का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो इसको आप जितना अवॉइड कर सके उतना बेस्ट है, जितना अवॉइड कर सके उतना बेस्ट है। नहीं, जैसे कि आप जैसे अपनी डाइट प्रॉपर वो फॉलो करते हो जी जैसे कोई एक जॉब करने वाला है, जी, अब वो सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक, बिल्कुल या बिल्कुल फिर सुबह बिल्कुल। 9 से शाम को 5 बजे तक वो जॉब करते हैं, जी तो वो अपनी डाइट को कैसे फॉलो करे। अब वो तो कोई कोई देखो स्कूल में या फिर ऑफिस में कहीं भी अपन जो वहाँ जॉब कर रहे हैं ठीक है। वो अपने जो उनसे होता है, या सुबह वो टिफिन लेके जाते हैं तो वो कर लेते हैं। बट मैंने बहुत देखा भी है कि लोग बाहर खाते हैं, या फिर बड़ी सिटीज में लोग फॉलो नहीं कर पाते, बिल्कुल वो बिल्कुल बाहर का बिल्कुल खाना खाते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके लिए कुछ ऐसा कि भाई किस तरीके से वो देखिए चीज को जी, करे। जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि डिसिप्लिन, हाँ हाँ। जो इंसान डिसिप्लिन में है, मान लीजिए अभी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, जब मैंने मेरा जिम नहीं खोला था तब मैं खुद आदिश्री गोल्ड लोन है उसमें मैं खुद था, वहां पे मैं खुद मैनेजर था। तो सेम थिंग जो आप बता रहे हैं, काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। 10 बजे मेरे को भी 10:30 बजे मेरे को भी ऑलमोस्ट पहुंचना पड़ता था ऑफिस के अंदर। मैं जिम से फ्री होकर के डायरेक्ट ऑफिस जाता था, रेडी होकर के, जिम से रेडी होकर के मैं ऑफिस चला जाता था। अच्छा। तो मैं मेरी डाइट को कैसे मेंटेन करता था,
मैं मेरे बॉक्स बना करके ले जाता था, सुबह ही बना करके लाता था कि लंच में मेरे को क्या मील लेनी है और मिड मील में मेरे को क्या मील लेनी है। इसकी तैयारी मैं खुद करता था, सेल्फ करता था, और ये मैं ला करके मैं मेरा कंज्यूम करता था, और जैसे मेरी जिंदगी चलती रहती वैसे मैं चलाता था। नहीं, फिर इसमें कोई भी मैंने कोई हाँ बड़ा हाँ रॉकेट साइंस नहीं लगाया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा नहीं, वो फिर भी कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज जो जो लोग है ना, अगर मतलब जैसे आप तो अपना फॉलो करते थे बट जी कि मार्केट से भी वो खा सके, जैसे भूख लग रही है तो फास्ट फूड को अवॉइड करके कुछ ऐसी चीज खा सके कि जिससे वो फिट भी रहे, उनको वो अपना भूख जी। भी ना लगे इतनी। देखिए फर्स्ट चीज जो है वो तो ये है कि आप अपने जो आपको डाइट लिख कर दी है वो फॉलो करिए। फिर भी मान लीजिए अगर आप वो डाइट फॉलो नहीं कर पाते, आपकी एक दो मील मिस हो रही है, तो उसी कैलोरीज के अंदर आप देखिए कि मेरी जो लंच की मील है वो इतने कैलोरीज की है, उसमें इतना प्रोटीन है, इतना गुड फैट है, इतना कार्ब्स है, ठीक है, इतना न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो भी है, तो उसके अंदर आप जो भी आपको लगता है कि मेरा इतना कैलोरीज की ये मेरी मील है, तो उस कैलोरीज के अंदर आप मान लीजिए देखिए कोशिश करिए आप स्प्राउट्स मिल जाए आपको, ठीक है, कोई फ्रूट्स मिल जाए, ठीक है, अगर आप कोई फ्रूट्स मिल जाए वो आप ले लेंगे, वो काफी बेटर रहेंगे। अगर वो भी नहीं मिल पाते तो आप कोशिश करिए कि आपको बॉइल्ड कुछ मिल जाए खाने के लिए, बॉइल्ड इन द सेंस कि मोमोज वगैरह नहीं, हाँ 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 क्योंकि वो भी बॉइल्ड में ही आ जाते हैं, बॉइल्ड वेजेस मिल जाए आपको, ये कोशिश करिए, ठीक है, कॉर्न मिल जाए आपको, स्वीट कॉर्न होते हैं, कॉर्न मिल जाए आपको, ये खाने की कोशिश करिए, ये ज्यादा आपके लिए बेटर रहेंगे बाहर की चीजें खाने से अच्छा तो। सही। जी और मेरे को एक चीज इसमें ये भी जाननी है, जैसे डाइट की अपन बात कर ही रहे हैं, जी तो डाइट्स में क्या होता है, जैसे कि आप योगा भी होती है जी एक अपने जो जिम है, जी एक अपने जो पुराने जमाने में जो अखाड़े वाला चलता था, ठीक है। तो उसमें मैंने सुना हरियाणा वाले लोग, पंजाब वाले लोग बोलते हैं कि भाई देसी घी खाओ, हम्म। छाछ राबड़ी खाओ। जी बट मैंने कई रिसर्च में ये सुना भी है और मैंने भी करी रिसर्च, तो उसमें से मैंने देखा कि ज्यादा घी खाने से भी वो होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल अपना जो बढ़ जाता है। जी ज्यादा छाछ राबड़ी ये चीजें या फिर ज्यादा अपन ये खाते हैं, जैसे गेहूं भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो इससे आपका क्या है कि मतलब वो चीज सही है या फिर वो ऐसे उसके या मिथ है वो सब हाँ चीजें। मिथ है, या फिर जैसे योगा वालों के लिए अलग डाइट होती है, कुश्ती वालों के लिए, अखाड़ों वालों के लिए अलग डाइट होती है, या फिर अपन को हर चीज मेंटेन करके रखनी है? देखिए क्या होता है कि योगा वाले तो, मेरा ऐसा मानना है कि योगा का देखे ज्यादा कुछ ऐसा नॉलेज नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है तो मैं उस फील्ड की तरफ सही ज्यादा सही नहीं जा सही सकता, बात है। क्योंकि जिस फील्ड का नॉलेज ना हो तो उधर ज्यादा आपको सही सही बोलना वो बात है। सही नहीं रहता है। सही बात है। बात आता है अपन कुश्ती पर, पहलवानी पर। हम्म। पहलवानी एक अलग तरीके का गेम हो गया, हम्म। ठीक है। पहलवानी में आपको ऐसा नहीं कि आपको सिक्स एब्स चाहिए, आपकी बॉडी श्रेड होनी चाहिए, आपके पूरे क्वाड्स रेडी होने चाहिए, ठीक है, आपकी बैक वो थिक दिखनी चाहिए, ठीक है, आपके डेल्टोइड्स अच्छे दिखने चाहिए, आपके फोर आर्म्स, आपके बाइसेप्स, आपका ट्राइसेप्स अच्छा दिखना चाहिए, वो उनका गोल नहीं रहता है, ठीक है। पहलवानी में क्या होता है कि ताकत कितनी है आपके अंदर, ताकत स्ट्रेंथ जी कितनी ठीक है, है, सही बात। आपके अंदर ताकत कितनी है, तो वो जो भी खाते हैं दूध, दही, राबड़ी, घी, छाछ, तो वो ताकत के लिए खाते हैं ताकत के कि लिए। हमारे को ताकत मिले, ठीक है। और कोई भी चीज, मेरा ये मानना है, कोई भी चीज अगर लिमिट में करी जाए वो बेटर है। बेटर है। एक हद तक प्यार भी अगर अपन किसी से ज्यादा कर लेते हैं सही तो बात। वो भी अपने को कहीं ना कहीं दुख देने लग जाता है। सही बात। तो हर चीज एक लिमिट में करी जाए वो बेटर होती है, मेरा ऐसा मानना है। चाहे वो खाना हो, चाहे वो सोना हो, कुछ भी चीज ले लीजिए आप, सही एक कोई बात। लिमिटेशन होनी चाहिए कोई भी लिमिटेशन चीज होनी की। चाहिए। तो अगर आप उस लिमिटेशन के अंदर है तो हाँ, मेरा ये मानना है कि आप उस चीज को, वो चीज आपको नहीं, आप उस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, चीजें अपने को कंट्रोल करने सही लग बात। जाती है। तो सही। कोशिश ये रहनी चाहिए कि अपन चीजों को कंट्रोल करें, ना कि चीजें अपने को कंट्रोल करें, ये मानना है। अब रही बॉडी बिल्डिंग की डाइट की बात, बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है कि आप ऑफ सीजन है या ऑन सीजन है, आप कोई प्रेप पर है, आपको कोई कम्पीट करना है, तो वहां पे आपको श्रेड होना पड़ेगा। श्रेड होने के लिए वहां पे आपको बहुत अच्छा दिखाना पड़ेगा, आपकी हर एक मसल्स अच्छी दिखानी पड़ेगी, आपको गुड लुकिंग जाना पड़ेगा, आप कितने तगड़े हैं वो दिखाना पड़ेगा। वहां पे आपकी स्ट्रेंथ कोई चेक नहीं करेगा सही बात कि है। आपके अंदर कितनी ताकत है, वहां पे आपकी मसल्स चेक करी चेक जाती है, करेंगे, सही आप बात। रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं उसको स्टेज के ऊपर, वो चेक करा जाता है। तो हाँ, पहलवानी की डाइट में और बॉडी बिल्डिंग की
ट्रैप की डाइट में काफी फर्क है, मेरा ऐसा मानना है, इन दोनों में काफी फर्क है। तो आनंद भाई, अपन बात कर रहे थे बिगिनर्स के डाइट के बारे में, बिगिनर्स के वर्कआउट के बारे में। तो आपने वर्कआउट के बारे में कुछ चीजें बताई, आप उनकी डाइट के बारे में कुछ बताओ हमें। देखिए, बिगिनर्स को डाइट ऐसा है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज में। उनको जैसे वर्कआउट वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको डाइट भी बेसिक से स्टार्ट करनी चाहिए। वो आते हैं, एक हफ्ता होता है, बोलते भैया डाइट लिख के दे दो, बहुत बढ़िया बात है। मैं उनको डाइट नहीं लिख कर दूंगा तो फॉलो कैसे करेंगे? सही बात बट वो चाहते हैं कि वही वाली बात, वो फेक नेटी इन्फ्लुएंसर को देख करके आते हैं कि भैया ऐसी बॉडी बनानी है, ऐसी डाइट लिख कर दो। वो चीजें पॉसिबल नहीं हो सही पाती है। बात है। उसके लिए क्या होता है कि बेसिक जैसे जो भी आपके ट्रेनर्स हैं, कोच है, वो आपकी डाइट लिख करके दे रहे हैं, तो उसको पहले फॉलो करो आप। उसमें ये देखिए कि अगर आप वो डाइट आप 100% फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपको क्या गोल देता है, महीने भर का, 3 महीने का, 6 महीने का। वो पूरा होने के बाद में आपकी डाइट चेंज कराइए। एक आप अपने जो ये है ओवर ट्रेनिंग का, ये ओवर ट्रेनिंग के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब आप खुद भी करते हो, जैसे खुद को कैसे पहचानते हो कि आज ओवर ट्रेनिंग हो गई मेरी, या फिर जो आपके आते हैं जिम में, उनको कैसे पहचानते हो कि ओवर ट्रेनिंग कर रहा है? अगर आप मसल माइंड कनेक्शन करके वेट अगर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग उठा करके अगर आप सही तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, तो मेरा ये मानना है आप ओवर ट्रेनिंग तक पहुंचेंगे ही नहीं। बट मैं जिम के अंदर काफी सारे लोगों को देखता हूँ, देखता क्या हूँ, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो कई लोग मेरे आंखों के सामने से चलने लग गए। वो क्या है, बाइसेप्स की एक्सरसाइज में उनको बोलता हूँ आप 4 कर लीजिए, इनफ है, बहुत अच्छे तरीके से 4 कर लीजिए। वही बात 4-5 तो मेरे से पूछते हैं, फिर उसके बाद में वो मन से इंस्टाग्राम पर देख करके, यूट्यूब पे देख करके कम से कम 8-9 एक्सरसाइज करके जाते हैं। तो आपके हिसाब से कितनी करनी चाहिए एक्सरसाइज फिर? जैसे मैंने एक बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहा हूँ मैं मेरा, तो वो आपके बॉडी पार्ट पे डिपेंड करता है, बॉडी पार्ट आपका बड़ा है, छोटा है। मेरे हिसाब से बाइसेप्स के लिए 4 एक्सरसाइज इनफ है। बहुत है। और मैं बाइसेप्स की 3 एक्सरसाइज ही करता हूँ, इनफ है। क्योंकि बाइसेप्स अपना ऐसा मसल है कि ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स अपना ऐसा मसल है कि काफी ट्रेन होते रहते हैं, अपनी काफी पुश पुल एक्सरसाइज में ट्रेन होते रहते हैं। तो इनके साथ में ज्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। ठीक है, अब आप बात करने की जैसे ओवर ट्रेनिंग की, आप चेस्ट लगा रहे हैं तो उसकी 8-8 एक्सरसाइजें कर रहे हैं, बैक लगा रहे हैं। अच्छा, बैक के अंदर मैं बोलूंगा आपको कि डेडलिफ्ट लगाइए, आपसे वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भैया मेरे तो कमर में दर्द आ जाएगा। ठीक है, अरे वो दर्द तो आप आएगा ही, अगर आप आपकी लोअर बैक को स्ट्रांग नहीं करोगे तो आपके दर्द आएगा ही, वो आपके दैनिक जीवन में भी प्रॉब्लम देगी। मान लीजिए इन केस आप बाहर भी कुछ चीज उठाते हैं तो आपके दर्द आएगा। तो ये जिम एक ऐसी जगह कि आप आपके शरीर को मजबूत कर सकते हैं, तो आपको आपकी लोअर बैक भी मजबूत करनी चाहिए, स्ट्रांग करनी चाहिए। तो इसी से एक क्वेश्चन है, जैसे कि किसी की इंजरी है लोअर बैक में जी, और वो लोअर बैक का वो कर रहा है, जैसे एक्सरसाइज कर रहा है, जो डेडलिफ्ट कर रहा है, हाँ। तो उसकी वो डेडलिफ्ट लगाने से सही होगी या फिर और बढ़ेगी वो? देखिए, मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या होता है, इंजरी होती क्यों है। सबसे पहले एक तो जिम में आकर के बढ़िया प्रॉपर तरीके से वार्म अप नहीं करना, स्ट्रेचिंग नहीं करना, और वर्कआउट करने के बाद में जाते टाइम बढ़िया को वार्म अप नहीं करना, स्ट्रेचिंग नहीं करना, वापस से बॉडी को कूल डाउन नहीं कराना। ठीक है, ये 2 चीजें लोग, बहुत ही कम लोग करते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि अगर किसी की इंजरी है और डेडलिफ्ट लगाने से ज्यादा इंजरी होगी या नहीं होगी। एक इंजरी होती है कि आप वेट, आपकी बॉडी की कैपेसिटी है 100 किलो उठाने की, बट आपको इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर उसको ज्यादा दिखाने के लिए आप उसको 150, 160 या कितना भी अगर आप इनहेंस कर रहे हैं, तो वो आपकी इंजरी होगी। आप अपनी बॉडी की वेट कैटेगरी के अनुसार उसको उठाइए, आपके नंबर ऑफ सेट जितने बताए गए उतने आ रहे हैं, आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर डॉक्टर्स ने मना कर दिया है आपको, डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि नहीं अब आपको नहीं करना है, तो फिर मेरे हिसाब से मैं भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप नहीं करिए। हाँ, उसकी जगह आपको क्या करना है, आप आकर के गुड मॉर्निंग जिसको अपन बोलते हैं, गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज हो गई, वो करिए आप, है ना। और उसके साथ में काफी सारी स्ट्रेचिंग है, वो करिए आप, जिससे आपकी बैक में जो आपकी इंजरी है उसको ठीक होने में काफी मदद मिल सकती है। जी, जैसे कि आपने बताया कि भाई अपने जो बैक में इंजरी होती है तो डॉक्टर ने मना करा, तो इसमें ऐसा है कि जैसे अपने इंडिया में चलता है कि वो
किसी बाहर से किसी को भी दिखाते हैं जो अपने क्रैक्स वगैरह करता है अपने जैसे कमर में, है ना, जैसे कोई कोई अपने जैसे है कि वो अपना पैर लगाते तो पैर से सही हो जाती है, वो एडी लगा दे तो नहीं नहीं अपने नहीं नहीं, कमर में। देखिए उन देखिए चीजों पे बिलीव करना चाहिए या फिर डॉक्टर की राय लेनी चाहिए अपन को? देखिए, डॉक्टर्स बेस्ट चॉइस। हम्म। डॉक्टर्स जो अगर आज वो इतनी पढ़ाई लिखाई करके हम्म। इतनी डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, हम्म। तो मेरा मानना है वो गलत नहीं बताएंगे सही अपने को। बात है। और इन चीजों में ना पढ़ करके अपने को डॉक्टर्स की ही राय लेनी चाहिए। हम्म। डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं अपने को, उसके आधार पर ही अपना वर्कआउट करना क्योंकि चाहिए। मैं इसका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेडलिफ्ट क्या सबसे हेवी एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से देखिए, जिम के अंदर। डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स और हम्म। डंबल प्रेस शोल्डर में अपन हम्म। लगाते हैं वो, ये काफी ऐसी एक्सरसाइजें हैं जिसमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। चांसेस है। बेंच प्रेस में भी रहते हैं। हम्म। अगर हल्का सा आपने रेंज ऑफ मोशन हटाया, हल्का सा आपने शोल्डर पर लिया, लोअर बैक में आपकी बैक रोल हो गई, ठीक है, ये स्क्वाट्स के अंदर आपका स्टांस सही नहीं है, फुट स्टांस सही नहीं है, ठीक है, अगर उसमें हल्का सा भी आपका रेंज ऑफ मोशन बिगड़ा तो आपके इंजरी होने के चांसेस ज्यादा है। तो अच्छा ठीक है, हाँ इसके हाँ। साथ में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हेवी वेट लगा रहे हैं तो लोग अपने ट्रेनर्स को पीछे खड़ा रखना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि अरे यार ये तो सही सपोर्ट सही दे रहे बात हैं, है, ये सही बात है। वीडियो में आ जाएंगे तो हमारा वीडियो अच्छा नहीं बन पाएगा। सर आप उनको वीडियो के लिए नहीं, उनको आप इसलिए खड़ा रखें कि मान लीजिए इन केस अगर वो आपका वेट फेल होता है, ठीक है, तो वो आपको सपोर्ट दे सके, सपोर्ट देंगे। आपको कोई भी इंजरी होने से बचा सके। तो ये काफी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, माइनर माइनर चीजें जो आपको आगे बढ़ाती है और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाती है। हाँ, जैसे इंजरी से एक बात मेरे को याद आई, अपने कैमरे के पीछे अपने बात करी थी कि जैसे अभी भी आपके बैक में बिल्कुल पेन है और बिल्कुल आपने अभी वो लगा रखा है, बिल्कुल। फिर भी आप शूट कर रहे हो। तो मेरे को ये बताओ कि एक मतलब खुद को मोटिवेट कैसे करते हो आप कि भाई मेरे को शूट, जैसे आप अभी 2 या 3 बज रहे हैं अपन को शूट करते जी करते, अपन शूट कर रहे हैं, आपके पेन भी हो रहा है, तो जी। खुद को कैसे मोटिवेट करते हो कि अब मेरे को चाहे मेरे कुछ भी हो मेरे को ट्रेनिंग करनी है मेरे को? देखिए, इसमें मोटिवेट करना ऐसा है कि जिम तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, हम्म। ठीक है, जैसे खाना, सांस लेना, पानी पीना, वैसे ही जिम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और जितने भी एथलीट हैं जो जिम से जुड़े हुए हैं, जो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, वो स्पोर्ट्स उनकी जिंदगी का एक हिस्सा सही बन बात जाता है। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि दर्द को लेके बैठने से अच्छा है उस दर्द से लड़ाई करी जाए है। और उस दर्द से जीता जाए। सही बात। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि उस दर्द से लड़ाई करना है, उस दर्द से जीतने के लिए अपन नहीं कि उस इंजरी को और ज्यादा बिगाड़ देंगे। अगर मेरे को लगता है कि इंजरी को ठीक होने में 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर लगेगा तो मैं उस मसल्स पार्ट को या उस बॉडी पार्ट को नहीं डिस्टर्ब करता हूँ, नहीं छेड़ता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि ठीक है, एक ही खिंचाव है हल्का सा या हल्का सा बॉडी पेन है, तो मैं फिर उसको लेकर के नहीं बैठता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नहीं, मैं एक कदम आगे जाऊं, एक कदम आगे जाऊं, और कोशिश करता रहता हूँ कि हमेशा दर्द को ना लेकर के बैठूं और आगे बढ़ता रहूं। जैसे कि मेरा भी एक क्वेश्चन था, जैसे कि मेरी जो बैक है ना उसमें मैं कुछ टाइम पहले डेडलिफ्ट वगैरह कर रहा था, हाँ हाँ हाँ। तो मेरा वैसे तो घर पे ही हो गया था ऐसा, ठीक है। बट मैंने उसको इग्नोर करा, उसको मैं दर्द हो रहा था बट मैंने इग्नोर करा। बट सेकंड डे मैंने डेडलिफ्ट लगाई और उसमें मैंने वेट थोड़ा सा ज़्यादा लिया कि आज थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं अपन खुद को। फिर उसके बाद मेरे जो प्रॉब्लम हुई उस टाइम, आज के 2 महीने पहले, उसके बाद वो प्रॉब्लम मेरी सही नहीं हो रही है। मतलब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने डॉक्टर से जो भी वो थेरेपी वगैरह बोलते हैं वो भी मैंने ली। थेरेपी लेने के बाद मैं रिकवर हुआ। रिकवर करके मैंने धीरे धीरे मैंने अपना वेट को और बढ़ाया मैंने। फिर उसके बाद भी मैं जब मतलब वापस मैंने कभी डेडलिफ्ट वगैरह करी तो मेरे वापस इंजरी हो गई वो। देखिए, इसमें क्या है आपके, मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी लोअर बैक वीक है, हम्म। आपकी लोअर बैक जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तो आपको इन चीजों का सामना करते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको लोअर बैक स्ट्रांग करने के लिए ऐसा नहीं कि आप डेडलिफ्ट लगाओगे तो ये आपकी लोअर बैक स्ट्रांग होगी। मैंने आपको बताया काफी सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं, काफी सारी ऐसी एक्सरसाइजें होती हैं जिनको अगर आप परफॉर्म करते हो, अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करते हो, तो उससे आपकी डेडलिफ्ट स्ट्रांग होगी, आपकी लोअर बैक स्ट्रांग होगी। आप सबसे पहले आइए, बढ़िया स्ट्रेचिंग करिए, बढ़िया वार्म अप करिए, देन उसके बाद में अपना स्टार्ट करिए, ठीक है। अब जैसे आपके डेडलिफ्ट लगाने से वापस से पेन हो रहा है, तो आप जिस वेट से लगाते हो उस वेट को से मत लगाइए, पहले खाली रोड से लगाइए,
फिर उसमें धीरे 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 वेट उठाइए। मान लीजिए आप 100% वेट उठाते थे तब आपके पेन होना स्टार्ट होता है, बट आप 50% पर ही लगाइए। उसको पहले एक बार स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, जितना मजबूत कर सकेंगे आप। फिर उसके बाद में धीरे 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 आप अपने वेट को बढ़ाइए। जहां तक मेरा मानना, आपको काफी फायदा मिलेगा इस चीज से। बट मैंने ये चीज नोटिस करी कि मैं करता हूँ, जैसे मैं मॉर्निंग में भी मॉर्निंग रूटीन में उठता हूँ तो भी मेरा पेन होने लग जाता है। और वो पेन मतलब डेली रूटीन में नहीं होता, बट हाँ। मैं जब भी कोई चीज उठाता हूँ या फिर मेरे को लगता है कि जब मैं जिम में आता हूँ ना, तब मेरे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ। बट जब मैं थोड़ा सा हेवी ले लेता हूँ, थोड़ा सा भी हेवी, तो मेरे बैक में पेन होने लग जाता है। आपके फिर मेरे जहां तक मेरा मानना है, फिर आपके लोअर बैक बिल्कुल वीक है। हम्म। आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए। हम्म। और आपको इसको स्ट्रांग, जब तक स्ट्रांग नहीं हो तब तक इसको आप हेवी की तरफ ना लेकर जाए। फिर भी कोई कुछ ऐसी ट्रेनिंग या फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो अपनी लोअर बैक को वो कर सकती है, अच्छा ट्रेन जैसे कर आप सकती है? गुड मॉर्निंग कर लीजिए आकर के, ठीक है। उसके बाद में आप शीट लेकर के उसके ऊपर सुपरमैन करिए, ठीक है। फिर उसके बाद में कई सारी योगा की भी ऐसी एक्सरसाइजें आती है जो अपन जिम में भी उसको परफॉर्म कर सकते हैं, वो करिए, उससे काफी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये तो रही अपने वर्कआउट की जी। और डेड लिफ्ट की। अब अपन जाते हैं सप्लीमेंट्स पे। ठीक है। तो सप्लीमेंट्स पे क्या है कि एक तो अपना ये क्वेश्चन रहेगा कि सप्लीमेंट्स है ना, वो कोई कोई कहे कि सप्लीमेंट्स लेने से ही बॉडी बनेगी। ठीक है। कोई कोई ये बोलता है कि भाई नेचुरल रहो, सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी मत लो, तो बॉडी बन जाएगी। ठीक है। कोई कोई ये भी बोलते हैं कि घर पे जो खुद सप्लीमेंट्स बनाओ। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है सप्लीमेंट्स के देखिए, मैं बारे आपको एक चीज बताता हूँ। कोई भी अगर आप अच्छे ब्रांड, पहली बात तो ये कि कोई भी सप्लीमेंट हो, में? फूड सप्लीमेंट हो, प्रोटीन हो गया, ये नेचुरल ही होता है। एक नेचुरल लोगों ने मिथ बना रखा है कि प्रोटीन वगैरह अगर ये लेते हैं तो ये नेचुरल नहीं रहेगा। प्रोटीन वगैरह ये सब कुछ होता है, ये नेचुरली रहता है। ये बनता किससे? दूध से ही बनता है ना। तो ये नेचुरल ही रहता है, प्रोटीन वगैरह जो रहता है। बट शर्त इसमें ये रहती है कि ओरिजिनल होना चाहिए। मैं ओरिजिनल होना कोई चाहिए। भी ब्रांड को इंडोक्स नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ब्रांड की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट कोई भी सप्लीमेंट लें आप, वो जेन्युइन होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। जितना कंटेंट उसके अंदर बताया गया है, वो उतने कंटेंट, उतने न्यूट्रिशन वैल्यू उस प्रोटीन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सप्लीमेंट घर में बनाया हुआ, घर में बनाया हुआ सप्लीमेंट, ठीक है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि उससे बॉडी नहीं बनती है, उससे बनेगी नहीं। उससे भी बहुत अच्छी बॉडी बनती है, वो भी आपको स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है। लेकिन मानिए कि एक स्टेज पे जाने के बाद में पूरा प्रोसेस ये रहता है कि मान लीजिए आपने काजू, बादाम, अखरोट, है ना, पीनट्स, इनको रोस्ट करके, है ना, इसके अंदर आपने थोड़ा सा चने वगैरह डाली, इनको रोस्ट करके आपने एक प्रोटीन पाउडर बनाया। लेकिन वो आपकी बॉडी में जाने के बाद में डाइजेस्ट कितनी देर में हो रहा है? क्या वो आपकी बॉडी में जाने के बाद में डाइजेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ये भी एक मैटर होता है, ये भी एक पॉइंट होता है, ठीक है। अगर वो डाइजेस्ट होते हैं, वो आपकी बॉडी में जाने के बाद में आपके शरीर को लगते हैं, तो बहुत बेटर है। और जो बिगिनर्स बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत एक गॉड गिफ्टेड है। बिगिनर्स बच्चे हो गए, अपने माता पिता हो गए, अपने फैमिली मेंबर हो गए, उनको तो एटलीस्ट ये चीज पीनी ही पीनी चाहिए। चाहे वो 1 स्कूप आप देख लीजिए, वो दूध में मिलाकर पिए तो भी बेटर है। ये चीज बहुत अच्छी होगी। अब बात कर लेते हैं अपन कि सिर्फ प्रोटीन से ही बॉडी बनती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ प्रोटीन से ही बॉडी बनती है। अगर आपको कोई गेम नहीं खेलना है, आपको सिर्फ फिट रहना है, आप जॉब करते हैं, आप स्टडी करते हैं, या आप सिर्फ जिम के अंदर एक फिट रहने के लिए आते हैं, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कोई भी एसेंशियल चीजें शरीर में डालने के लिए। आपको कोई जरूरत नहीं है आपको प्रोटीन लेना, आपको बीसीए लेना, आपको ईडब्ल्यू लेना, आपको प्री वर्कआउट लेना, आपको क्रिएटिन लेना है, या आपको बहुत सारी चीजें जो लेनी है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य घर की डाइट लेकर के भी बहुत अच्छी फिजिक मेंटेन रख सकते हैं और एक फिजिक अचीव कर सकते हैं। ड्रीम फिजिक अगर आप सोचे किसी फेक नेटी इन्फ्लुएंसर को देखे कि मैं ऐसी फिजिक अचीव कर लूंगा, तो शायद उसमें थोड़ा सा जेनेटिक्स का भी फर्क पड़ता है इसमें, आप मानते जेनेटिक्स हो? का मतलब ये नहीं होता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट जेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि ये लंबा है तो इसका बच्चा भी लंबा होगा, इसका ऐसा है तो इसका वैसे भी वैसा होगा। जेनेटिक्स का मतलब होता है आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आते हैं, ठीक है, वो होता है जेनेटिक्स का मतलब। ये नहीं कि ये लंबा हुआ तो इसका बच्चा भी लंबा होगा, इसके बच्चे का बच्चा भी लंबा होगा। ये मैं नहीं मानता इस चीज को कि जेनेटिक्स का मतलब ये होता है।
तो इसमें आपने एक नाम सुना होगा या बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा था, सत्तू। ये सत्तू पाउडर के बारे में कुछ बताओ आप मेरे को। देखिए, सत्तू पाउडर के बारे में तो क्या बताऊं मैं। ठीक है, वो एक अपनी जगह बढ़िया चीज है, सत्तू पाउडर। लेकिन अगर कोई बॉडी बिल्डर अगर इसको ले तो बॉडी बिल्डर के लिए मेरे हिसाब से सही नहीं होगा सत्तू पाउडर। सही कैसे नहीं होगा, देखिए उनका एक मानना अलग था कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है प्रोटीन पाउडर, तो वो ये लेकर के अपना प्रोटीन इंटेक निकाल सकता है। बट उसके अंदर आप ये देखिए कैलोरीज कितनी जाएगी, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं, आपकी ब्लोटिंग होगी उससे या ब्लोटिंग नहीं होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो सत्तू पाउडर ठीक है, एक अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक टाइम तक के लिए पी सकते हैं, लेकिन उसको ज्यादा लंबा भी आप नहीं पी सकते सत्तू को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जाकर के आपके एब्डोमिनल को डाइजेस्ट ना कर पाए, सही बात। या आपको जो आपका गोल है उसमें अचीव करने में वो आपकी हेल्प ना कर पाए। तो सत्तू से मेरा मानना ये है कि मेरे को नहीं लगता कि सत्तू से आप अपना गोल अचीव कर सकते हो या आप अपनी बॉडी प्रॉपर तरीके से बना सकते हो। तो अब इसमें मेरे को एक बताओ आप चीज, एक 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 ही सप्लीमेंट बताना आपको जी, कि एक सप्लीमेंट है, ये लो, ये आपकी मतलब बॉडी में जो आप ट्रेनिंग करोगे इसमें सबसे ज्यादा काम आएगा। एक सप्लीमेंट बताओ। मेरे हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो वो सप्लीमेंट आपकी व्हील पावर होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक चीज, आपकी व्हील पावर, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी एकाग्रता और आपका लगाव। ये अगर तीन चीजें आपने ले ली तो आप कुछ भी अचीव कर इस सकते चीज हो। से मेरे को एक क्वेश्चन आया कि ये सब चीजें करने के लिए अपन को अपने माइंड सेट को करना पड़ेगा। जी, तो माइंड सेट को अपन स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 4 दिन जिम आएंगे फिर नहीं आएंगे। बिल्कुल। कुछ लोग 1 महीने आते हैं फिर नहीं आते हैं, है ना। थोड़े दिन में उनके पेन होने लग जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब जिम अपन नई नई ज्वाइन करते हैं तो पेन होने लग जाता है। तो अपने माइंड सेट को अपन स्ट्रॉन्ग कैसे करें कि भाई मेरे को ये करना ही है चीज। देखिए, पहली बात तो मेरा ये मानना है कि हमेशा खुद को एक आईने में खड़ा होकर के देखिए आप कि मैं क्या हूं और मैं कैसा हूं। ठीक है, अगर आपको अपनी फिजिक्स सुधारनी है तो, क्योंकि इंसान का पहला घर अपना शरीर होता है। सही बात है। ठीक है, अगर अपन अपने घर को ही अच्छा नहीं रख पाए तो अपन आगे की चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, सही बात है। है ना। वो चीजें देखनी पड़ती है। कई बार मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरा भी वर्कआउट करने का मन नहीं करता, तो मैं बस एक ही चीज सोचता हूँ, क्या मैं ये मोटिवेट होने के लिए मैंने सब कुछ स्टार्ट किया था, उधर से मैंने स्टार्ट क्यों किया था इस दिन के लिए सही कि मैं आज बात है। डिमोटिवेट होकर के बैठ जाऊं, है ना। अगर आप 3 महीने 6 महीने अगर आपने वर्कआउट कर लिया और तब अगर आप गिव अप कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपने उस टाइम पे गिव अप नहीं करा कि मेरी बॉडी नहीं बन रही है, सही और बात उस टाइम पे अगर आपने गिव अप नहीं करा तो अब आपकी बॉडी बनना उधर से स्टार्ट हो जाती है। है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी है मेरा, जैसे कि आपने ये बोला कि माइंडसेट का है, जी, तो इसमें आप जैसे कोई कोई लोग होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, जैसे उनको कोई बोल देता है कि तेरी बॉडी तो नहीं बनेगी। कोई मोटा है तो उसको बोलते हैं यार तू तो मोटा है, तू पतला हो ही नहीं सकता। कोई ज्यादा लीन है बहुत ज्यादा तो उसको बोल देते हैं तेरे से बॉडी नहीं बनेगी। तो उनका उनको मोटिवेट होने से मतलब, जैसे आपने बोला कि मैं भी किसी टाइम बहुत ज्यादा पतला था, जी। तो ये मोटिवेशन का मेरे को कुछ बताओ कि खुद को मोटिवेट कैसे रखे अपन। देखिए, मैं तो आपको एक सबसे अच्छी चीज बताता हूँ लाइफ के अंदर, और आज तक मैंने इस चीज को इतना फॉलो करा है हम्म और मेरे को इस चीज से इतना रिजल्ट मिला है हम्म जिसकी कोई हद नहीं है। अगर जब जब कोई आदमी आपकी निंदा करता है, आपको डिमोटिवेट करता है, तो आप उसको ऐसा मत सोचो कि यार ये मेरी निंदा कर रहा है। उसको आप अपने अनुशासन में लेकर आओ, आप उसको अपना मोटिवेशन बनाओ कि यार इस चीज को मेरे को करके दिखाना है। उससे बड़ा मोटिवेशन आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सही सकता। बात है। बोल करके जवाब देना और करके जवाब देना, उसमें पर उसमें बहुत फर्क होता है। और जब आप करके जवाब दोगे ना तो हम्म सामने वाला आदमी सोच में पड़ जाएगा कि अब मैं क्या सही बोलूं या सही मैं बात क्या है, सही करूं। बात। तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा जवाब है कि अगर कोई आपके लिए नेगेटिव बोल रहा है ना कि आप ये चीज नहीं कर सकते, तो उसको लिख लो आपकी नोटबुक में कि हाँ ये मैं वो नहीं कर सकता, और रोज करके उसको पढ़ो दिखाना। कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। बस आप उस पे लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक दिन आपको सफलता, वो आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगी। अब चलो एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन है उसमें, जैसे कि आप तो बहुत सालों से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको एक ही सांस में कुछ ऐसे एक्सरसाइज के नाम लेने हैं, मतलब 10 एक्सरसाइज के नाम लेने हैं आपको एक ही सांस में।
एक ही सांस हाँ में? एक ही सांस में। हाँ काफी सारी है, जैसे आप मान लीजिए सबसे पहले डेडलिफ्ट हो गई, स्क्वाट हो गई, बेंच प्रेस हो गई, डंबल फ्लाई हो गई, डंबल प्रेस हो गया आपका, ठीक है, केबल क्रॉस हो गई आपकी, ठीक है, टी बार हो गई आपकी, डंबल लो फ्लाई हो गई, लैंड बाइंड प्रेस हो गई आपकी, ठीक है, सीटेड रो हो गई, अपने काफी सारी है, फ्रंट लेट पुल डाउन हो गई, और बोलिए। अब इसमें से बताओ, आपको एक आपका जिम है, जी। सारी मशीन है अपने पास, हाँ। इसमें से आपको एक ही मशीन रखनी है कि मतलब आपको एक है आपके यही चॉइस है आपके पास कि मेरे को एक ही मशीन रखनी है, ठीक है। तो कौन सी मशीन रखोगे आप? डंबल और रोड। वो बस। क्यों? हाँ, क्यों वो डंबल और रोड क्यों? मैं इससे मेरा पूरा वर्कआउट कर सकता हूँ। डंबल रोड से? जी बिल्कुल, लॉकडाउन में किया था मैंने अच्छा। डंबल और रोड से। कोई जरूरत नहीं हाँ मेरे को हाँ। इतनी सारी मशीनों की। आपको अब अगर देखिए बात वही है, एक अपन जब पुराने जमाने में देखते थे, हम्म। खेत जोतना होता था जब अपने को, तो एक हल ही होता था अपने पास हाँ में, एक हल से ही आदमी पूरा खेत जोत देता था। आजकल जितनी चीजें बढ़ गई है उससे भी वो काम होता है, सही बात है। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैं ये नहीं कहता कि मशीनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, आपके पार्ट्स पे फर्क पड़ता है। बट अगर आप ऐसी उसमें पड़ जाओ असमंजस में कि आपके पास में ऑप्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से डंबल और रोड काफी है। सही बात। इससे काफी सारी एक्सरसाइज हो सकती है, ऑलमोस्ट आपकी पूरी एक्सरसाइज हो सकती है इससे। एक क्वेश्चन है मेरा, हम्म। आप भगवान में बिलीव करते हो? बिल्कुल। तो आपकी ट्रेनिंग में इनका आपको लगता है कुछ योगदान है आपकी, जैसे आपने जिम ओपन करी, सब कुछ इनका योगदान है। आपने अपनी ट्रेनिंग करी, तो मतलब आपको क्या लगता है कि आप, जैसे आपने मेरे को बोला था कि मैं श्याम बाबा पे बिलीव करता हूँ, सब तो कुछ सब आपके कुछ। हिसाब से कि मतलब क्या है इनका, आपको क्या महसूस होता है कि आपके कैसे आपके साथ है, आपका कैसे साथ दे देखिए रहे हैं? जब जब मैं हारता हूँ, जब जब मैं टूटता हूँ, तब तक मेरे घर के देवी देवता, हम्म। श्याम बाबा, मेरे जो भी इष्ट है, महाकाल, मेरी कुल देवी, हम्म। मेरे घर के जो भी पितृदेव हैं, हम्म। उन्होंने हमेशा मेरा हाथ थामे रखा है और मेरी बैकबोन बन के हमेशा मेरे साथ में खड़े रहे। मतलब हम्म। उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के आगे ही चलाया है मेरे को, सही बात है। कभी भी गिरने नहीं दिया है। और कभी भी गिरा हूं तो इस तरीके से उठा करके आगे बढ़ाया है कि हमेशा 2 कदम आगे जा सही करके सही। खड़ा हुआ हूं मैं। हम्म तो इनके बिना, और मेरे भगवान, मेरे माता पिता, हम्म मेरे भाई, इनके बिना मैं कुछ भी ना था, ना हूँ, और ना आगे हम्म फ्यूचर में कभी होऊंगा। हम्म। मेरा, मेरे भगवान के साथ साथ मेरा परिवार, मेरा घर भी मेरे लिए एक भगवान के जैसा सही ही है, सही मंदिर बात के है, जैसा ही सही है। बात है। और जिम को भी मैं मेरे मंदिर के जैसा ही देखता हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि सिर्फ मेरा बिजनेस है, हम्म मेरे को इधर से कमा के खाना है, ये मेरा पैशन है, हम्म और ये मेरे लिए मतलब मेरा प्यार है, हम्म। और ये मेरे लिए एक मेरे मंदिर के जैसे। आप मानेंगे नहीं, कई बार बच्चे डंबल को गिराते हैं, प्लेटों को गिराते हैं, हाँ। मैं डांटता हूँ, कई बार चिल्लाता हूँ, अरे बेटा आराम से, तो बोलते हैं भैया क्या फर्क पड़ता है। हम्म। फर्क मेरे पड़ता है, क्योंकि जैसे डंबल गिरता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपन इनका अपमान कर रहे हैं। अपमान कर रहे, सही तो बात। ये मेरे को बहुत छोटी छोटी चीजें जो कहीं ना कहीं मेरे को फील हाँ होती है। फिर वो क्या, अपन मेहनत करके कुछ जी अपन को बताया कि कैसे जिम खोली है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, एक हाँ, मेहनत वाली बात भी हो जाती है, और एक इनकी रेस्पेक्ट करने वाली बात एक्सपेक्ट भी हो करने वाला जाती भी, है, ठीक सही है। बात है। अपन फॉरेनर्स नहीं है कि चलिए ठीक है अपन रोड को पेड़ से कर रहे हैं, क्योंकि अपन हम्म। ने माटी को भी और धरती को भी धरती माँ को मान माँ के मान चला के, है, सही बात है। ठीक है। अपन घर में आज कुछ भी लाते हैं तो उसपे मूली का धागा बांध के उसको अपन एक बहुत अच्छा सही अव्वल बात। दर्जा देते हैं। तो आज अपना जो भी काम है वो आपके लिए ही आपका भगवान है, सही बात चाहे वो आपका छोटा काम हो, चाहे आपका है। बड़ा बड़ा काम काम हो, हो, चाहे सही। आपका कोई सा भी काम हो, आपके लिए वो आपका भगवान है। तो उसके हमेशा आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप खाटू थोड़ी जाते हो श्याम बाबा के? बाबा जब जब बुलाते चल जाता हूँ मैं, तो बाबा का मतलब आदेश होना चाहिए। ऐसा क्या फील होता है वहां जाके? मतलब मैं भी जाता हूँ खाटू, हाँ। बट ऐसा कुछ अलग सा फील होता है आपको कि भाई मैं खाटू आया हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कई लोग देखे हैं वहां रोने लग जाते हैं उनकी प्रतिमा के सामने आते ही, हाँ तो मतलब कुछ अलग सा फील होता है आपको, कुछ वही वाइब वहां की? एक प्रेमानंद जी महाराज है, हम्म उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी। हम्म। लाइन कहीं और कही थी, बट उनकी एक बहुत अच्छी लाइन, अगर किस पत्थर में भी मानो तो भगवान है, हाँ सही बात है। कि खाली हाथ सबको जाते देखा, लेकिन वो भरे हुए हाथ आते किसी को नहीं देखते। हम्म मतलब वो खाली हाथ सब जाते, लेकिन जब उधर से झोली भरी हुई आती है वो दिखती किसी को नहीं है, लेकिन जिसके जिसकी झोली भरती है उसको पता चल जाता है। तो हमेशा खाली झोली लेकर गया हूँ और झोली भरी हुई आई है मेरी वहां से। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं वहां से निराश होके लौटा हूँ, हम्म। या मेरे घर के इष्ट से मैं निराश हुआ हूँ।
मेरे घर के पितरों से हैं, या मान लीजिए जो भी देवी देवता हैं, मेरे महाकाल हैं, उनसे मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं निराश होकर सही लौटा हूँ। बात। जब जब गया हूँ, उन्होंने जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरे लिए बेस्ट है, उन्होंने वो मेरे को दिया है। सही बात है। जी। इससे मेरे को एक क्वेश्चन आया है, तो जैसे कि कभी कभी इंसान तनाव में रहता है, हाँ। घर की प्रॉब्लम्स, जैसे आपने बताया कि जिम का रेंट्स वगैरह, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है अपने, तो उस जो अपना तनाव है, जो अपना उसको, और ये जो एक्सरसाइज करते हो जिम में अपनी ट्रेनिंग को, इसके बीच को अपन आप हैंडल कैसे करते हो आप? देखिए, हैंडल करना तो ऐसा है कि जिस टेंशन को अगर मैं जितना लंबा लेके रखूंगा मेरे सर पे, बर्डन मान के चलूंगा, वो उतना बर्डन बनती जाएगी। बट जिम में भी एक ऐसा है कि एक जो अभी जिम का मेरा एनरोलमेंट है, वातावरण है, वो एक फैमिलियर है ना। काफी अच्छे अच्छे लोग आते हैं, काफी मेरे से बड़े आते हैं, काफी मेरे से छोटे आते हैं, काफी डॉक्टर्स आते हैं, और बहुत गुड नेचर के डॉक्टर्स आते हैं। जैसे मैं नाम बताऊं आपको, जैसे अपने जिम के अंदर आते हैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी, है ना, सॉरी अनिल कुमावत जी, है ना, उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो हमेशा मोटिवेट रहते हैं। जिशान जी आते हैं, वो हमेशा मोटिवेट रहते हैं। तो आनंद भाई, मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था आपसे, जी कि अपने राजस्थान में जी। और अपने इंडिया में आपको बेस्ट ट्रेनर और बेस्ट कोच कौन लगता है आपके हिसाब से? देखिए, राजस्थान की तो अगर मैं बात करूं तो जब मैंने मेरा जिम स्टार्ट करा था, जब मेरे से 2.5 किलो का डंबल नहीं उठता था, तब अपने नावा से श्री मुकेश चौधरी जी आते थे। मुकेश भैया बोलता था मैं उनको, वो अपने वैसे कुचामन के जवाई साहब भी हैं। तो उन्होंने जो अपना नावा का, कुचामन का, राजस्थान का और अपने इंडिया का नाम करा है। काफी बार वो शेरू क्लासिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, एशिया के भी काफी गोल्ड मेडल जीते हैं उन्होंने, तो काफी उनका जो नाम है, उनका फेम है। तो राजस्थान के अंदर में मुकेश भैया, मुकेश चौधरी हैं, जो मुकेश भैया, बहुत उनके रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत दिल से उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने जो लाइफ की फर्स्ट डाइट मेरे को लिखी थी कुचामन में, काफी लोग उनको बहुत बाद में जानने लगे थे। उनके पास में व्हाइट कलर की स्विफ्ट हुआ करती थी, तब वो नावा से वर्कआउट, उनको देख करके मैं काफी मोटिवेट होता था। वो वहां से कार लेकर के जिम में, अपने फिटनेस हब था जिम, उसमें वर्कआउट करने आया करते थे वो। तब उन्होंने वो फर्स्ट डाइट लिख करके दी थी मेरे को, और बहुत ही पोलाइटली नेचर के हैं वो, बहुत ही हम्बल नेचर के हैं वो। तो अपने राजस्थान का तो उन्होंने काफी नाम करा है, तो बहुत अच्छे इंसान हैं, और आने वाले टाइम पे भी वो काफी बड़े बड़े शो करेंगे, और उम्मीद है और आशा है और उनके लिए शुभकामनाएं है कि वो ऐसे ही अपने राजस्थान का, अपने भाइयों का और अपने भारत का सबका नाम करते रहे। और अगर इंडिया लेवल पे मैं देखना चाहूँ तो मेरे जो गुरुजी की अगर मैं बोलूँ तो श्री मुकेश गहलोत सर हैं, अपने टाइगर सर हैं, और सिद्धांत जायसवाल सर हैं। इनको सुनना, इनको काफी पसंद है, और जिनको आज तक सुनता है वो गुरुमान सर हैं। इनको सुनना, इनसे समझना और इनसे सीखना काफी अच्छा लगता है। मोटिवेट होते हो आप? बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ मैं इनसे। तो आनंद भाई, मेरे को एक क्वेश्चन करना था आपसे, कि आपके पिताजी को हम आपके साथ देखते हैं जी और मैंने ऐसा भी देखा है, मैं खुद आपकी जिम में ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैंने खुद ये देखा है कि वो आपसे पहले आके जिम ओपन कर लेते हैं जी वो पूरे दिन यहाँ बैठे रहते हैं जी। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मतलब उनकी एज हो गई है, फिर भी वो आपको पूरा साथ दे रहे हैं, अभी आपके साथ रह रहे हैं। देखिए, मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले एक लाइन बोली थी कि परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रेनर्स हैं, वो भी आ जाते टाइम पर, बट उनका एक यही है कि बच्चे को मैंने कुछ काम कराया है तो ये जब तक सफल नहीं हो जाए उस चीज में, और जब तक, क्योंकि उन्होंने मेरा परिश्रम देखा है, संघर्ष देखा है पूरा, कि मैं कैसे रातों में बैठ बैठ करके सोचता रहता था कि यार ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे होगी, मैं डिस्कशन करता रहता था। तो आज वो ये एक ही चीज सोचते हैं कि जो चीज भगवान ने मेरे को दी है, अदा करी है, तो उसके अंदर मेरे हिसाब, उनके हिसाब से ऐसा मानना है कि कुछ मेरे से गलती नहीं हो जाए। सही बात, ठीक है। और सबसे मोस्ट जो थिंक रहती है, एक पापा का कहना है कि ये भी रहता है कि मान लीजिए काफी गर्ल्स आ रही है, तो उनका कहना है कि ये रहता है कि अगर एक एजेड आदमी रहता है जिम के अंदर, तो अगर उनके गार्जियन आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो उनको भी एक ट्रस्ट रहता है तो फर्क भी पड़ता है कि हाँ, एक बुजुर्ग आदमी भी बैठे हुए हैं, एक एजेड आदमी बैठे हुए हैं,
तो जो अपनी बच्ची बहन या माता बहन जो भी आ रही है जिम के अंदर, उनकी सेफ्टी को लेकर के, तो पापा का ये मानना है कि अगर मैं रहूंगा आपकी जिम में तो उनकी सेफ्टी को लेकर के भी काफी फर्क पड़ता है। सही बात है। क्योंकि आप देखते हैं जिम के अंदर काफी ऐसी चीजें होती रहती है या घटित होती रहती है, तो काफी गर्ल्स है या जो भी आती है अपनी माताएं बहनें, वो सुरक्षित या अनकंफर्टेबल फील करती है, सुरक्षित महसूस नहीं करती, फिर आकर के मेरे को कहती है भैया ये ऐसे हो रहा है वो वैसे हो रहा है। बट हाँ, पापा का प्लस पॉइंट ये रहता है मेरे लिए कि पापा बैठे रहते हैं। अभी तक आज मेरे को लगभग 3 महीने हो गए जिम खोले हुए, तो पापा रहते हैं जिम के अंदर, तो मेरे को काफी मान लीजिए 50% रिलीफ रहता है। सही बात है। कोई भी न्यू क्लाइंट आते हैं तो पापा हैंडल कर लेते हैं, किसी से फीस वगैरह लेनी हो तो पापा हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, किसी को समझाना हो बताना हो तो पापा हैंडल कर लेते हैं। मेरा पूरा फोकस रहता है, मैं सिर्फ ट्रेनिंग कराता हूँ। तो इस चीज को लेकर के ये देख लीजिए पूरा मैनेजमेंट का काम उन्होंने संभाल रखा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट है या गॉड गिफ्ट है कि वो मेरा इतना साथ देते हैं और मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है और वो रहते हैं तो मेरे को भी काफी हिम्मत रहती है कि हाँ वो उस चेयर पे बैठे हुए, मैं जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको अच्छे से 100% दे करके हैंडल कर सकता हूँ। जी। तो मेरे को एक चीज बताओ आप कि अभी तक की जो आपकी जर्नी है जी, इस जर्नी के अंदर कुछ ऐसी चीज आपके साथ हुई जो अभी तक आपको याद रहती है कि यार चाहे वो एक्सरसाइज करते टाइम हुई हो या फिर मतलब कभी भी जिम के अंदर या फिर आपके जो भी ट्रेनर्स रहे या फिर आप किसी को ट्रेनिंग करा रहे हो, कुछ ऐसी चीज जिसमें आपको ऐसा लगे कि यार अभी तक मतलब याद आती है वो आपको चीज बार बार कि यार एक चीज मेरे साथ ऐसी हुई थी। काफी सारी चीजें हैं जो लाइफ के अंदर हुई है। जिम के अंदर बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें भी हुई है, बुरी चीजें भी हुई है, काफी अच्छे लोग भी मिले, काफी बुरे लोग भी मिले, काफी चीजें हुई है। बट जिम में मेरा एक यही रहता है कि मेरा ये मानना है कि अगर आप जिम में आ रहे हैं तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन बना हुआ रहे। सही बात है। मेरा फर्स्ट गोल एंड फाइनल गोल ये रहता है कि आप जिम में आए, आपका जो गोल है, आप जिस चीज को अचीव करने आए, चाहे वो आपकी फैट लॉस जर्नी हो, चाहे आपका वेट गेन हो, चाहे आप श्रेड होने आए हो, या जो आप एटीसी जो भी आपका है, आप उसी के प्रति आगे बढ़ते रहे। ना कि ऐसा है कि आप आकर के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैं ये रहता हूँ कि मेरा जितना डिसिप्लिन रखने की कोशिश करूँ वो ज्यादा बेटर रहता है मेरे नहीं लिए। मतलब ऐसी चीज जो आपको लगे कि हाँ आपको याद है वो चीज और आपको ऐसा लगे कि हाँ उस चीज ने मेरे को कुछ सिखाया है लाइफ में, कुछ ऐसी अनहोनी या फिर कुछ ऐसी बात या फिर कुछ भी जिससे आपको लगे कि यार उस चीज से मैं सीखा हूँ और वो गलती आगे नहीं करूंगा मैं। काफी चीजें, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके, मान लीजिए जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैं कई बार क्या होता है कि आप किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो। सही बात है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये अपना काफी अच्छा रिलेशन है, तो मैं आज आपको कुछ भी बोलूंगा कि भैया ये चीज करो तो आप वो कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो। तो ये चीजें मैंने काफी करके रखी है। जब जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी तो बॉडी बनाने का एक शुरू से सबके रहता है कि मेरे को बहुत अच्छी फिजिक बनानी है, काफी अच्छा दिखना है मेरे को, तो आदमी पूरी कोशिश करता है अपनी। काफी मैंने फेक सप्लीमेंट लिए हैं, जिन्होंने दिए हैं उनके ऊपर काफी ट्रस्ट था, मेरे को बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, हद से ज्यादा ट्रस्ट था। तो मेरे को आनंद भाई एक चीज बताओ, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, आपने यूट्यूब पे देखा होगा एक ट्रेनर है, शायद आपको नाम पता होगा उनका, जो बोलते हैं कि बियर पीने से, दारू पीने से या फिर मैगी खाने से बॉडी बनती है। जी, ये आपने सुना होगा आपने भी, तो इनके बारे में बताओ मेरे को आप कुछ। मेरी नजर में वो ट्रेनर नहीं है और वो एक उनको मैं कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर भी नहीं मानता हूँ जो नए बच्चों को, यूथ को खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके काफी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। आप जैसा समझाएंगे, जैसा बताएंगे, लोग उससे प्रेरित होते हैं, आकर्षित होते हैं। और आजकल की यूथ और जनरेशन जो है वो बहुत जल्दी प्रेरित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है आपकी तरफ, है ना। मैं उनको नहीं मानता हूँ। उनके पहले जो ट्रेनर थे वो थे नूर खान, देन उसके बाद में जो आया हुआ है यश ठाकुर। नूर भाई जब उनको कराते थे तो उस टाइम पे इतना उनका वो नहीं था कि मैगी खाना है, दारू पीना है, बियर पीना है, दारू में प्रोटीन मिला करके पीना है। हाँ, जब यश ठाकुर आए जो सूट पहन करके उनको वर्कआउट कराते थे और बोलते थे यही है, यही है, यही है,
उनके काफी मीम भी बने, काफी वायरल भी हुए। मैं उनको कोई ना ही तो बढ़िया इन्फ्लुएंसर मानता हूँ, और वो एक क्या है उनका, वो अपनी जगह ठीक होंगे, मेरा ऐसा मानना है। उनको मैं भी काफी देखता था, उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने फैट टू फिट करा था खुद को, चाहे वो एनहांस जा करके किया हो, चाहे वो नेचुरल किया हो, बट वो एनहांस ही गए थे जहां तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि ऑन कैमरा में क्या ही बोलूं, सही बात ठीक है, सबको पता है वो एनहांस थे। बट जो उनकी जर्नी थी वो काफी प्रेरित करने वाली थी, काफी अच्छी भी थी। लेकिन जब वो शेरू क्लासिक खेले, शेरू क्लासिक में उनका नंबर नहीं लगा, तो फिर उनको लगा कि अब क्वेश्चन मार्क लग गया, अब मैं एक ऐसा क्या करूं कि मेरे व्यूअर्स आए, फॉलोअर्स आए। तो उन्होंने कुछ ऐसी उटपटांग चीजें लाना चालू करी कि जिससे व्यूअर्स आए, मेरे फॉलोअर्स बढ़े, लोग मेरे को देखे, जनता मेरे को देखे, चाहे वो हेट करके देखे, चाहे वो खुश होकर के देखे। सही बात है। फिर वो अजीबोगरीब उटपटांग चीजें बताना स्टार्ट करे, बनाना स्टार्ट करे। काफी टाइम तक उनका चैनल चलता गया, चलता गया, चलता गया, एंड देन सेकंड फिर वापस से उनकी फॉलोअर्स आना बंद, व्यूज आना बंद। फिर वो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अभी आपने देखा होगा बिल्कुल कैसा हो गया। सही बात है। तो फिर उन्होंने क्या करा कि चलिए, मैंने बॉडी बना करके देख लिया, मैंने शेरू क्लासिक खेल के देख लिया, मैंने उल्टी सीधी हरकतें करके देख ली, जितना व्यूज मेरे को कमाना था, ऐसा मेरा मानना है। सबका मानना अलग हो सकता है, सबका माइंडसेट अलग हो सकता है, सबके विचार अलग हो सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत एक स्वतंत्र तरीके से मेरा ये मानना है कि जब उनको लगा होगा ऐसा कि अब मेरे व्यूज आना बंद हो गए, तो अब मैं ऐसा क्या करूं, तो उन्होंने ऐसी चीजें बताना चालू करा कि हाँ, मैंने ये चीज ली थी, इससे मेरे ये हो गया, मैंने ट्रेना लिया था, मेरे ट्रेना से मैन बूब्स आ गए, मैंने ये स्टेरॉइड्स लिया था, मेरे उससे ये हो गया, मैंने ये चीजें करी थी, मेरे उससे ये हो गया। मतलब वो फिर वो कमियां गिनाना स्टार्ट करे। फिर वापस से उनका चैनल चालू हो गया, उनके व्यूअर्स आना चालू हो गए कि हाँ, इन्होंने ये स्टेरॉइड्स लिया था, हाँ, इसके कारण से ये हुआ है। तो सर, जब आपको पहले से पता था कि ये सब चीजें लेने से इनके साइड इफेक्ट्स हैं, तब आपने क्यों नहीं सोचा इन सब चीजों के बारे में? अभी क्यों सोच रहे हो आप इन सब चीजों के बारे में? चलिए, कम से कम मेरा ये मानना है, कम से कम अब तो वो सही कंटेंट बना रहे हैं, अब तो कम से कम स्टेरॉइड्स के ऊपर बोल रहे हैं कि वो किन को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, किन के लिए जरूरी है, किन के लिए जरूरी नहीं है, जो कम्पीट करते हैं उनके लिए जरूरी है या नहीं है, या जो आम बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, बस एक सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर एक अपने खुद को श्रेड करने के लिए, खुद की फिजिक अच्छी दिखाने के लिए, खुद की बॉडी अच्छी दिखाने के लिए वो इन सब चीजों के अंदर घुस रहे हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, अगर अभी भी उनको थोड़ी बहुत वो आई है, अक्ल आई है, या अगर उन्होंने अभी सही करना चालू करा है, तो मेरी नजर में उनके लिए शुभकामना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे वो एक अच्छे इंसान की तरह अपने यूथ को, अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको बहुत अच्छा ज्ञान देवें, अच्छा उनको नॉलेज देवें, जितना उनके पास में अच्छा नॉलेज है। ऐसा मैं नहीं कहता कि उनके पास में नॉलेज नहीं है, अच्छा नॉलेज है, वो उसको अच्छा नॉलेज बताए। स्कूल के बच्चों को क्या लेना चाहिए, कॉलेज के बच्चों को क्या लेना चाहिए, उनकी घर की डाइट लेनी चाहिए। हाँ, इनसे उनकी बॉडी बढ़नेगी बड़ी धीरे, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। उनको कोई हार्मफुल कुछ इंजरीज नहीं होगी, इंटरनल बॉडी में उनको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये काफी सारी चीजें हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर अब वो चाहे तो अपने यूथ को, जो भी उनको फॉलो करता है, उनको वो एक अच्छा मार्गदर्शन करें, अच्छा गाइडेंस करें कि आपको ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, ये चीज लेने से ऐसा होता है, तो वो काफी बेटर रहेगा, मेरा ऐसा मानना। जी। तो इसी से मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ ट्रेनर्स है या फिर कुछ लोग हैं जो अच्छी थोड़ी उनकी बॉडी बन जाती है जी, तो उसके बाद वो पब्लिक के अंदर टी शर्ट्स अपनी उतार देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, या फिर कई जगह पे मतलब दिखाने के लिए वो अब जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं बट वो अपने घर पे पत्थर वाले वो रोड्स उठाते हैं और बोलते हैं कि मेरी इससे ट्रेनिंग हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बेवकूफपना है, मैं इसको बिल्कुल बेवकूफपना मानता हूँ। बिल्कुल मैं इसको बेवकूफपना मानता हूँ। जो भी प्रोफेशनल एथलीट होगा, जो भी प्रोफेशनल गेम कर रहा होगा, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। आप जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल एथलीट हैं, उनको उठा करके देख लीजिए आप। सही बात है। जो भी प्रोफेशनल एथलीट होगा वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा।
आप पब्लिक प्लेस में जाकर के अपनी टी शर्ट खोल रहे हैं, सही ठीक बात है, या आप गार्डन में जाकर के अपनी टी शर्ट खोल रहे हैं सबके सामने दिखाने के लिए कि देखो मेरी सही फिजिक बात है। ऐसी है। नहीं अभी चल रहा है बहुत हाँ अपने। काफी ट्रेंड में, बट मैं ऐसे लोगों को कोई ना तो सीरियसली लेता हूँ और ना मैं उनको कोई एथलीट मानता हूँ, ना कोई ऐसा कोई गेम स्पोर्ट्समैन मानता हूँ कि वो ऐसी हरकत करे, सही बात है ना। अब जो भी प्रोफेशनल एथलीट होगा वो ऐसी हरकत कभी करेगा ही सही सही नहीं, बात ऐसा मेरा मानना है। सही बात। जी तो इसी को अपन पॉडकास्ट को अपन थोड़ा बिगिनर्स के लिए लेके चलते हैं, जी जिसमें आप हमें ये बताओ कि उनकी डाइट्स, जी वो वर्कआउट कैसे करें। जैसे जी कोई कोई के मन में वो आपने वो चीज़ बताई थी मेरे को स्टार्टिंग में कि सर हमारी 4 महीने में बॉडी बन जाएगी क्या, तीन जी महीने में बन जाएगी क्या। तो मतलब वो स्टार्ट कैसे करे, खुद की जर्नी स्टार्ट कैसे करे, उनकी डाइट स्टार्टिंग में कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताओ ताकि अपने बिगिनर्स ज़्यादा देखते हैं, आपको पता है आजकल। देखिए आजकल क्या हो गया है कि हम्म जितना जो ये सोशल मीडिया एक्टिवेट हुआ है, हम्म जितना सोशल मीडिया का फेम बढ़ा है, हम्म तो जो भी एक फेक नेटीज हो गए आजकल, हम्म इनहेंस जाकर के बच्चों को बोलते कि हम नेचुरल है, हम्म, ठीक है, वो इनहेंस है, बट वो सोशल मीडिया पर आकर के कहते हैं कि मैं तो नेचुरल हूँ, सही बात। मैंने तो ये नेचुरल बॉडी बनाई है। तो फिर जो बिगिनर्स बच्चे रहते हैं उनका एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अरे यार इसने ऐसी बॉडी बनाई हम्म, है तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ, सही बात है। मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ। फिर हम्म, जो ट्रेनर डाइट लिख के देते हैं, या तो उनके डाइट में उनको प्रॉब्लम डाइट लगने में लग प्रॉब्लम। जाती है, वो वर्कआउट कराते उस वर्कआउट में प्रॉब्लम होने लग जाती है, या उनको जिम में प्रॉब्लम होने लग जाती है कि यार इस जिम में बॉडी नहीं बन रही है मेरी, हाँ अपन हाँ, दूसरी सही जिम में सही जाकर के आते सही हो जिम बात। में बॉडी बनेगी। जबकि मेरा ये मानना है हम्म कि जिसको बॉडी बनानी है उसको जिम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किस गाइडेंस में चल रहे हैं, आप बेहतर कोच के अंडर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, जो आपके कोच है वो आपको बेहतर राय दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसमें भी दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, क्या होता है कि बिगिनर्स काफी आजकल आर्टिफिशियल एक्सरसाइजें देख लेते हैं, हाँ हाँ। आर्टिफिशियल एक्सरसाइज देख ली। मेरा ये मानना है शुरू से लेके अभी तक कि जितना आप अपनी एक्सरसाइज को बेसिक रखेंगे, हम्म जितना आप बेसिक एक्सरसाइज करेंगे, जो बेसिक एक्सरसाइज चलती आई है, हम्म बेंच प्रेस लगाने से ही आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मल्टी फंक्शनल पर आकर के कुछ अजीबोगरीब एक्सरसाइज करने से, हम्म, कईयों को देखता हूँ मैं इंक्लाइन कर लेते डंबल को, पूरा डंबल ऐसा घुमाते हैं, ऐसे सही सही लेकर बात। आते हैं। हाँ हाँ। मैं पूछता हूँ क्या होगा बेटा इससे, अरे भैया कट आएगा पूरा, इससे किस चीज का कट आएगा, कौन से मसल्स पे प्रेशर आ रहा है, आपका शोल्डर इंगेज हो रहा है नहीं हो रहा है, आप चेस्ट लगा रहे हैं तो आपके लोअर चेस्ट पे प्रेशर आ रहा है, अपर चेस्ट पे प्रेशर आ रहा है ना, किस कौन से पार्ट पे प्रेशर आ रहा है वो आप एक बार बताइए तो सही। सही बात। जब उनके पास में कोई क्वेश्चन नहीं और होता है, फिर इंजरी भी करवा लेते हैं अपने काफी वो। काफी बहुत ज्यादा इंजरी करा लेते हैं। हम्म और इसी के साथ में अगर आप उनको अगर आप टोक दोगे जरा सा हम्म, कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे। मैं नाराज। आपको एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। हम्म, जब मैंने जिम की ओपनिंग करी थी हाँ तो दो मेरे फ्रेंड आते थे मिलने हाँ हाँ। वाले जिम के अंदर, सुबह हम्म मॉर्निंग में वर्कआउट करते थे। एक बच्चा आता था, हम्म, मैं भी मेरे हिसाब से कोई दूसरी जिम से आया था अपने हाँ पास में, हाँ हाँ। नहीं जी मैं चल के देखते हैं करते हैं वर्कआउट, तो कर रहा था वर्कआउट। तो बाइसेप्स की मैं उनको बोला, वो मैं एक्चुअली में मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था तो मैंने देखा जाकर के कि वो कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं बाइसेप्स के, हम्म डंबल कर्ल कर रहे हैं, बट उसमें पूरे उनका कॉन्सेप्ट ही अलग था डंबल कर्ल के अंदर। मैंने जाकर के बोला, मैंने भैया आप ये क्या कर रहे हो, हम्म तो उन्होंने बोला कि भैया हमारे को इसने बताई एक्सरसाइज। हम्म मैंने बोला ये गलत एक्सरसाइज है, आप ये क्यों कर रहे हो। तो वो बच्चा मेरे को बोलता है कि भैया आप इस एक्सरसाइज को गलत बता ही नहीं सकते हो। हम्म, मैंने कैसे, आप मेरे को थोड़ा सा जस्टिफाई करिए, प्लीज एक्सप्लेन करिए आप इस चीज को। बोले कि ये सी बम की एक्सरसाइज है। मैं थोड़ा सा एक मिनट के लिए शॉक्ड होता हूँ, मैंने अच्छा सीबम की एक्सरसाइज है, तो बोले ये हैनी रेमबोर्ड कराते हैं। मैंने हैनी रेमबोर्ड सीबम के कोच है वही कराते हैं। बोले हाँ ये सीबम को एक्सरसाइज कराते हैं। बच्चे ये नहीं देख पाते कि सीबम को सीबम बनने में कितने साल लगे, सही बात है। सीबम को सीबम बनने में कितने साल लगे हैं, है ना। हैनी रेमबोर्ड कौन है, उन्होंने कितने बड़े बड़े प्रोफेशनल एथलीट को तैयार करा है। आप मान लीजिए कि आपके सर में दर्द हुआ, अभी आपके सर में दर्द हुआ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, विक्स वगैरह लगाएंगे, सही बात है। ठीक है, किसी से दबवाएंगे, सोने की कोशिश करेंगे। हम्म, फिर भी ज्यादा दर्द हुआ तो आप क्या करेंगे, कोई भी हाँ पिल्स टैबलेट्स वगैरह ले। ले लेंगे, टैबलेट ले लेंगे। हम्म अब आप ऐसा थोड़ी डायरेक्ट जाकर के आपके सर में दर्द हुआ आप जाकर के एडमिट हो गए,
कि चलो मेरे तो ड्रिप चढ़ा दो, मेरे इंजेक्शन लगा दो, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। वो एक स्टेज होती है कि आपके किस लेवल का क्या काम हो रहा है बॉडी सही के बात अंदर, उसी के बाद अपन करेंगे ना उस चीज को फॉलो। उस बच्चे को मैंने बोला, वो बच्चा नाराज हो गया, अरे भैया आपने तो मेरी एक्सरसाइज को गलत बता दिया, तो वो बच्चा आना बंद कर दिया। मैं समझ गया था इसको बुरा लग गया। किसी भी बच्चे को अगर आप सही बताने की कोशिश करते हो, आर्टिफिशियल एक्सरसाइज मत करिए, बेसिक करिए, बेसिक करिए। आप अगर आप बेसिक एक्सरसाइज भी कर लोगे तो आपके लिए वो बहुत है, सफिशिएंट है। अगर आपने बेसिक एक्सरसाइज करके अगर आपने डाइट ले ली तो आपके लिए सही बहुत है। बात है। कई बार क्या होता है, बच्चे आते हैं, भैया वेट नहीं उठ रहा हमारे से, हम क्या करें। पोस्ट वर्कआउट सॉरी प्री वर्कआउट मील के लिए आपने, भैया अभी केले खाकर आए आधा किलो, ठीक है, मैं फ्लोर से देखता रहता हूँ, मेरे नीचे आते हैं, नीचे से केले खाकर आते रहते हैं। अब उनको मैं कैसे समझाऊं, हर बार समझाता हूँ, कोई भी आपकी प्री वर्कआउट मील है, कम से कम आपको 45 मिनट से 1 आवर 45 मिनट टू 1 आवर का आपका उसमें गैप होना चाहिए, ताकि वो आपके पेट में जाकर के डाइजेस्ट हो सके। जो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए बॉडी के अंदर, जो आपको कार्ब्स चाहिए, वो आपकी बॉडी में मिल सके, जो आपकी बॉडी में वो जाकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो, और वो एनर्जी आपको बूस्ट करे, ताकि आप उस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। सही बात है। बट लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती, भैया मैं खा करके तो आया हूँ, फिर बताओ क्यों नहीं मेरी बॉडी बन रही है। अभी मैं पूछता हूँ, भैया डाइट क्या ले रहे हो, भैया खूब खाता हूँ मैं तो, बॉडी नहीं बनी। खूब क्या खाते हो, भैया 5 रोटी सुबह खाता हूँ, 5 रोटी शाम को खाता हूँ। अरे रोटियां खाने से या सिर्फ 5-5 रोटी खाने से आपकी बॉडी में चेंजिंग थोड़ी आएंगे। उनको किस तरीके से खाना है, सिर्फ रोटी खाने से ही आपकी बॉडी थोड़ी बनेगी। काफी सारी और भी चीजें हैं जिनको ऐड करना पड़ेगा आपको, काफी सारी और भी चीजें जिनको हटाना पड़ेगा आपको, फिर आपकी बॉडी के अंदर रिजल्ट मिलते हैं। काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं। मेरा तो ये जहां तक मानना, मेरा ये कहना है कि जो भी बच्चा नया आता है उसको सबसे पहले, मेरा ये मानना है कि वो उसको सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइज, आप पुलअप्स चिनअप्स नहीं निकाल पाते हो 10, आपकी पुशअप्स नहीं हो पाती ढंग से 10, लेकिन आपको डेडलिफ्ट 100 किलो की लगानी है। क्यों? आपको रील बनानी है ना, आपको रील बना के इंस्टा पर लगाना है। ये ईगो वेट वाला चल रहा है, ईगो वेट वाला बहुत ज्यादा। मेरे को इंस्टा के ऊपर रील बनानी है, मेरे को मान लीजिए मेरे पास में 35 का डंबल है, 40 का डंबल है, भैया 45 का डंबल नहीं है क्या आपके पास? अरे सर आप 35 के डंबल से कम 8 रैप सेल्फ लेके जाइए, और फिर 8 से जो आपके फेलियर रैप है, जिसको अपन फेलियर रैप बोलते हैं, उन फेलियर रैप तक तो लेकर जाइए। मान लीजिए सपोर्ट से लेकर जाइए 12 रैप तक, 14 रैप तक, जो आपका वर्कआउट प्लान है उसके हिसाब से, बट लेकर तो जाइए। नहीं भैया 45 का डंबल नहीं है क्या? अरे सर आपसे 35 का तो प्रॉपर उठ नहीं रहा है, बट आपको डंबल 45 का चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो काफी ये है, ये भ्रांतियां जो है, ये जो नए नए यूथ में बच्चों में जो फैल रही है, ये काफी तो सोशल मीडिया के कारण फैल रही है। और जो इनके जो ट्रेनर्स हैं, 3 महीने जिम कर लेते हैं, 3 महीने वर्कआउट कर लिया, चलो मेरे को तो नॉलेज हो गया, मैं तो ट्रेनर हो गया, ठीक है। आज मेरे को इस लाइन के अंदर 5 साल 6 साल हो गए, बट मैं आज भी जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनके सामने जाकर के खड़ा हूँगा, या मेरे जो भी गुरुजी है, मैं उनके सामने जाके खड़ा हूँगा, मैं कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करता हुआ रहूंगा। वो मेरी एक्सरसाइज में भी 10 गलतियां निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे सीनियर्स हैं, वो मेरे से ज्यादा जानते हैं, ठीक है। जो मेरे गुरुजी हैं वो मेरी एक्सरसाइज में 10 गलती निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पे क्या। एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो लोग सोचते हैं कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और सीखने की कोई सीमा नहीं होती है कि कोई एक क्राइटेरिया है कि हाँ बस ये क्राइटेरिया मैंने अचीव कर लिया और मैं बहुत कुछ सीख गया। सही बात। नहीं, आपके जो सीनियर्स थे वो सीनियर्स हैं, और वो हमेशा आपके सीनियर्स रहेंगे। कोशिश करिए जब भी वो आपसे मिला, आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी है, उनका आदर करना है। अगर वो बोल रहे कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो कोशिश करिए, अगर आपको आता भी है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी उनका मान सम्मान रखने की आप कोशिश करिए। आपके गुरुजी अगर बोल रहे हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो तो आपको अच्छी होगा, तो मेरा ये मानना है कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते तो आप आपके गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, ऐसा मानना है मेरा जी। और जैसे ये बिगिनर्स है, तो इनकी डाइट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब अभी के जो लड़के हैं ना जी, वो क्या सोचते हैं कि अपन को केराटिन ले लेना है, अपन को प्रोटीन ले लेना है, अपन को गेनर ले लेना है जी। तो इस चीज के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? उनको मतलब कब लेना चाहिए, या फिर जैसे कोई ट्रेनर्स होते हैं वो बेचने के लिए इन चीजों को,
उनको दे देते हैं। देखिए मेरी जिम में आने के बाद में मैंने कम से कम, आप इवनिंग टाइम पर आइए, आप मॉर्निंग टाइम पर आइए, विथ प्रूफ, ऐसा मैं सिर्फ आपके पॉडकास्ट के चैनल में नहीं बोल रहा, मैं विथ प्रूफ आपको उन बच्चों से पूछवा सकता हूँ कि मैंने कितने बच्चों का क्रिएटिन बंद करवाया है, कितने बच्चों का EAA बंद करवाया है, कितने बच्चों का BCA बंद करवाया है। ठीक है, मैंने काफी बच्चों का बंद करा दिया। क्यों करा दिया? 16 साल का बच्चा क्रिएटिन ले रहा है, 16 साल का बच्चा क्रिएटिन ले रहा है। अब मेरे को एक चीज बताइए, 16 साल के बच्चे को क्रिएटिन की कहाँ पे जरूरत है? 16 साल के बच्चे को गेनर की या प्रोटीन की कहाँ पे जरूरत है? इस उम्र में तो उनके टेस्टोस्टेरोन जो है बहुत हाई बनता है, इस उम्र से बनना चालू होता है। इसका मतलब आप उनके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को तो आप आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हो, या आप तो ये चीज चाह ही नहीं रहे हो कि वो बच्चा एक बार नेचुरल तो करके देखे, नेचुरल तो करके देखे। पहले जो भी बिगिनर्स बच्चा आता है, मेरा ये मानना है कि उसको आप उसका नेचुरल तो उसकी एबिलिटी चेक करो, क्या है उसमें पोटेंशियल, क्या है वो किस हद तक जा सकता है, उसका वर्कआउट किस हद तक हो सकता है। सिर्फ क्रिएटिन में देखता हूँ कई बच्चे वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट के बाद में पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन घोल के पी रहे हैं। अरे बेटा क्या होता है इससे? भैया ये तो रैप रेंज बढ़ाता है अपनी बॉडी में जाकर के, वाटर होल्डिंग, दो ही बात है, क्योंकि उन्होंने दो ही चीजें सीखी है, क्योंकि उनको भी दो ही चीजें पता है, वो दो चीजें आपको बताएंगे। क्या करता है भैया? एक तो आपकी बॉडी में जाकर के वाटर होल्ड करता है, एक आपको पावर देगा। जहाँ पे आपके 8 रेप लग रहे हैं वहां पे 10 रेप लगेंगे। फिर अगर मैं उनसे पूछ लूं, फिर ये क्रिएटिन मैंने सुन, फिर मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि यार मैंने तो सुना है क्रिएटिन अपनी बॉडी में ATP लेवल भी बढ़ाता है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ATP लेवल क्या होता है? उधर मैं बात को खत्म कर देता हूँ, उनको समझाता हूँ मैं बड़े ही प्यार से।